बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूं अर्मिला हसन और मैं हूं इमरान हसन। इस उम्मीद और दुआ के साथ कि आप खैरियत से हैं, एक नए शो में हमें ज्वाइन करने के लिए तैयार हैं, इनफैक्ट ज्वाइन कर चुके हैं, एक नए दिन को वेलकम करने के लिए तैयार हैं, इस दुआ के साथ कि आपका दिन बहुत अच्छा गुजरे। हम आज भी प्रोग्राम में बहुत कुछ लाने की कोशिश के साथ आपके सामने आ चुके हैं, कोशिश करेंगे कम से कम ये 2 घंटे आपके हमारे साथ बहुत अच्छे गुजरे। बिल्कुल अच्छे गुजरे। और कल लाहौर का वेदर बड़ा अच्छा हो गया। कल पंजाब समेत खैबर पख्तूनख्वा हो, पंजाब की बात करें, कल बारिश हुई। वैसे जब हम सुबह मेकअप रूम में बैठे थे तो हमारे प्रोड्यूसर साहब चूँकि गुलबर्ग में थे तो उन्होंने कहा यहाँ पे ओले पड़े हैं, और जबकि हम दोनों कहीं आसपास रहते हैं तो वहाँ पे सिर्फ बारिश हुई। तो मौसम बारिश हुई या ओले पड़े खुशगवार हो गया। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ होती है। ऑब्वियसली ये वो वेदर होता है जब स्विच हो रहा होता है, गर्मियों से सर्दियों की तरफ हम जा रहे होते हैं, तो ये बारिश बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। और इसके बाद वो जो फिजा में सर्दी का एक खुनकी का सा एहसास होता है वो बढ़ जाता है। बिल्कुल, कई इलाकों में ऐसा है कि एहसास कुछ शिद्दत से हो रहा है लोगों को, और कई जगहों पे थोड़ा कम है। लाहौर में बादलों की घन गरज सुनाई दी, दिखाई भी दी, ये मनाजिर आप देख सकते हैं। और इन ओलों की वजह से एक्चुअली वेदर चेंज, पानी काफ़ी हद तक ठंडा हो गया। और मैं डर रहा था क्योंकि कल ये खबरें आ रही थी कि मुल्क भर में गैस की शॉर्टेज होने जा रही है। तो अब जो ही सर्दियों की आमद एक जानिब हमें नवीद देती है कि मौसम बदलेगा, बिजली के बिल कम आएंगे, दूसरी जानिब अलार्म बजने लगता है कि गैस मतलब हम खुश नहीं हो सकते, बढ़ेगा। हम ये खुश भी होता हो सकते सही से कि वेदर चेंज हो रहा है, बंदा खुश हो जाए कि अच्छा बंदा खुश ही हो जाए, खुश ही हो जाए, दिस इज द लीस्ट। दूसरी जानिब बाबू सर टॉप के बारे में हम बात करें, हमारी बहुत फेवरेट डेस्टिनेशन है। जो भी शख्स नॉर्दर्न एरियाज जाता है, यहाँ से गुजर के जाता है और गुजर के आता है। मुझे बहुत ही पसंद है यहाँ का मौसम। यहाँ पे शदीद बर्फबारी हुई है जी। बाबू सर टॉप को अगले साल 2024 जून तक रिपोर्टेडली बंद कर दिया गया। सो इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ प्लान्स टू गो देयर, यू हैव मिस्ड द चांस एटलीस्ट इन 2023। कोई तस्वीर जिस पे 2023 का टैग आएगा आप नहीं ले सकते यहाँ पे क्योंकि बर्फबारी हो चुकी है। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ मन चले अगर यहाँ पे जाने की कोशिश करेंगे तो इट्स ऑन योर ओन रिस्क और बहुत मसला भी हो सकता है आपके लिए। लेकिन ये मनाजिर बहुत खूबसूरत हैं जब सारी पहाड़ियों ने यहाँ पे सफेद चादर ओढ़ ली है। आई वंडर कि जो लोग ये जीप से विजुअल्स हमें आ रहे हैं, जो जा रहे होंगे, कितना मुश्किल है बर्फ के अंदर इन। आई थिंक मकामी लोग हैं, उनको आदत होती है, बट स्टिल हम जैसे लोगों के लिए देखना ही बड़ा खौफनाक होता है। फैसिनेटिंग भी होता है। वेदर इज फैसिनेटिंग, बट इस तरह ट्रैवल करना थोड़ा खौफनाक वाली सिचुएशन होती है। बट स्टिल जी बी सेफ। इसीलिए हमने क्वेश्चन दे दिया ना कि अपने रिस्क पे जाएं, एट योर ओन रिस्क। आप जाना चाहें तो जरूर जाएं। खैर, सो दिस इज अबाउट वेदर। अल्लाह करे कि ये मौसम अच्छी अच्छी खबरें लेकर आए, अच्छी खबरों की नवीदो, जो कि दुनिया भर से हमें बहुत अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। लेटर ऑन उस पर भी हम बात करेंगे। फिल वक्त एक जानिब क्रिकेट का मेला, जिसे भारत ने बहुत हद तक ऐसे सजाया है कि उसमें वाइब अभी वो वाइब आ नहीं रही है, अभी वो रिदम नहीं बन रहा है क्रिकेट वर्ल्ड कप का। जैसे वर्ल्ड कप की एक गेम होती है ना कि वर्ल्ड कप हो रहा है क्रिकेट का, वो वाइब नहीं आ रही है, वो इंडिया को भी नहीं आ रही, वो उनके शायकीन ही नहीं आ रहे, तो क्या करेंगे। लेकिन आज इस सिलसिले का एक और मैच है। मुझे लगता है कि आज अच्छा क्राउड आ सकता है बिकॉज देयर नंबर ऑफ श्रीलंकन्स जो कि इंडिया के अंदर मौजूद हैं टू वॉच द वर्ल्ड कप। इन्फ्लेशन के बावजूद आज पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है, इस पर भी हमने बात करनी है। दूसरी जानिब जो छठा मैच था न्यूजीलैंड वर्सेस नीदरलैंड्स, वंस अगेन नीदरलैंड्स को शिकस्त हुई है। और एक छोटी टीम या एक नई टीम होने के हवाले से, नई तो नहीं कह सकते, इनफैक्ट इन 1996 आई बिलीव नीदरलैंड्स खेल चुकी है वर्ल्ड कप, तो इंप्रूव नहीं हुआ बहुत ज्यादा। दूसरा मैच भी बहरहाल न्यूजीलैंड ने जीत लिया है। और जो मिचेल सेन्स थे वो बेहतरीन खिलाड़ी करार पाए हैं। उन्होंने 5 खिलाड़ियों को आउट किया, 17 गेंदों पर नॉट आउट, 36 रन बनाए। तो बैटिंग बॉलिंग दोनों में बहुत अच्छे रहे। वर्ल्ड कप का ये 8वां मैच है जिसका इससे पहले मैंने जिक्र किया, इस पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका। अच्छा, इसके अलावा आज इंग्लैंड और बांग्लादेश का भी मैच है सुबह 10 बजे। तो ओवरऑल आज 2 मैचेस हैं, यानी पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका एंड देन बांग्लादेश वर्सेस इंग्लैंड। सो 10 बजे ये मैच शुरू होगा जी, जो इंग्लैंड और बांग्लादेश के दरमियान होगा। ये दोनों भी बड़ी जबरदस्त टीम्स हैं। देखते हैं कि इस मैच का क्या रिजल्ट निकलता है। और उसके बाद फिर आपको पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक 1:30 बजे पाकिस्तान का मैच भी देखने को मिलेगा। सो ये तो होगी जी मैच की सूरत हाल, जिस पे हम इन डिटेल बात करेंगे। लेकिन कल कुछ अजीबो गरीब वाकयात हो रहे, कल से नहीं, जब से ये इमरान सेठ के वो इंडिया को भी वाइब नहीं आ रही कि उन्होंने इतना बड़ा इवेंट करा लिया, मुझे लगता है उन्हें यकीन ही नहीं आ रहा। अब वो जो हमारी पाकिस्तानी प्रेजेंटर है ज़ैनब अब्बास, जो कि शायद इस फील्ड में नई नहीं है, बहुत पुरानी है, और शी इज़ द ओनली लेडी जो हमें प्रेजेंट करती हुई नजर आती हैं। उन्होंने भारत में जो उनके साथ रवैया था उससे तंग आकर वो वहां से दुबई चली गई। मल्टीपल किस्म की खबरें आई। पहले लगा ज़ैनब अब्बास को डिपोर्ट कर दिया गया है, देन वी गॉट टू नो, जिसको आईसीसी ने भी कंफर्म किया कि नहीं, ज़ैनब अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से भारत छोड़कर वापस दुबई गई
गई हैं। रिपोर्टेडली 2014 की एक ट्वीट थी जिसे बेस बनाकर भारत में मौजूद एक वकील ने उनके खिलाफ एक दरख्वास्त दी थी कि इन्होंने जो मजहबी हमारे जज्बात हैं उसको ठेस पहुंचाई है इस ट्वीट के जरिए। और कुछ लोगों का ये भी कह रहा था कि ट्वीट उस वक्त की है जब जैनब का बतौर क्रिकेट प्रेजेंटर या कमेंटेटर ताल्लुक नहीं था, उस वक्त उन्होंने ये ट्वीट की। बहरहाल उस ट्वीट का मतन जो भी था, आईसीसी ने उनको साइन किया, भारत क्रिकेट बोर्ड ओबियसली उनकी रजामंदी थी, वो वहां पे गई, लेकिन उन्होंने एक खातून क्रिकेट कमेंटेटर के ऊपर जिनका ताल्लुक सिर्फ चूंकि पाकिस्तान से था, उनके ऊपर उन्होंने जमीन तंग की और वो सस्टेन नहीं कर पाई। और मेरे ख्याल में जैनब ने बहुत राइट डिसीजन लिया। अपने साथ के जो लोग थे उनसे उन्होंने मशवरा किया रिपोर्टेडली, और जो को कमेंटेटर्स थे उनसे मशवरा किया, और इसके बाद शी डिसाइडेड टू लीव इंडिया, चूंकि कोई भी नाखुशगवार वाक़या हो सकता है। तो आई बिलीव जैनब ने एक अच्छा डिसीजन लिया। लेकिन दूसरी जानिब वंस अगेन अनदर क्वेश्चन मार्क ऑन इंडियाज मैनेजमेंट, और जो उन्होंने क्रिकेट के अंदर सियासत को घुसाया है कि वो किस हद तक इसको पोल्यूट कर रहे हैं इस गेम को, कि जो प्रेजेंटर हैं वो भी वहां पे नहीं रह पाई और उनको पाकिस्तानी होने की वजह से उनको वापस आना पड़ा। पहले भी ज़ैनब अब्बास को जब उन्होंने मुख्तलिफ कैप्टन्स के साथ तस्वीर लेना शुरू की थी तो इंडिया की जानिब से उनको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि जी ये पनौती हैं और पता नहीं क्या क्या अजीबो गरीब जो इंडिया के जो तोहम परस्ती जिसको आप कहते हैं, हाँ जी, उस तरह की पिक्चर्स पे भी कमेंट। अरे अब इस तरह से उनको वहां से जाना पड़ा, जाहिर है उन पे प्रेशर था, उनको धमकियां मिल रही थी या जो भी मामला थे। और जो दिल्ली के एक वकील है उन्होंने एक पिटिशन दायर की कि जी इन्होंने जो मजहबी उनके जज्बात है उनको ठेस पहुंचाई है। और उसके बाद आप 2014 की ट्वीट के बाद 2023 के वर्ल्ड कप में उनको याद आया कि उन्हें ये पिटिशन फाइल करनी थी और जैनब को वहां से बिलाखिर दुबई जाना पड़ा। दैट्स वेरी डिसअपॉइंटिंग एट द सेम टाइम। और इससे पहले भी हम इंडिया की मैनेजमेंट जो स्किल्स हैं जिनको हम बार बार इस वर्ल्ड कप के दौरान डिस्कस करते आ रहे हैं, चाहे वो स्टेडियम में इंतजामात हों, प्लेयर्स की सिक्योरिटी हो। इससे पहले हमने देखा कि स्टेडियम के अंदर एक तमाशाई घुस आया जो कि क्रिकेट का फैन था, वो आ गया, उस पर सवालात उठे। उसके बाद जो हमने आउटफील्ड पे देखा श्रीलंका के मैच के दौरान एक जो ऑडियंस में बैठे हुए थे, जो एक वहाँ पे शायकीन थे, वो जख्मी हुए। फिर उसके अलावा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की कुछ फुटेजेस आ रही थी जिसके अंदर लाइट चली गई और मोबाइल फ़ोन की टॉर्च के अंदर प्लेयर्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। तो ये सोचने वाली बात है कि इतना बड़ा टूर्नामेंट है, इतनी बड़ी टीम्स हैं, इतने बड़े प्लेयर्स हैं और वो आ रहे हैं और इंतजामात हम सबके सामने कि इंडिया ने किस तरह से इंतजाम किया। सीरियसली क्वेश्चन ऑन क्रिकेट। खैर इस पे हम बात करते रहेंगे, डिटेल्स आगे जाके तजिया भी लेंगे। फिर वक्त हम अपनी बड़ी खबर से आगाज करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर बड़ी अहम समात चल रही है, इस पे बात करेंगे आज की बड़ी खबर में। जनाब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल की 3 समातें हो चुकी हैं। कल चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने समाअत करने का कहा, मगर बात किसी नतीजे तक ना पहुंच सकी। और मैं तो कहता हूं कि बात चल निकली है, अब देखें कहां तक पहुंचे। आज समाअत 11:30 तक मुलतवी हुई है, दोबारा होनी है। दोबारा जब समाअत होगी इसमें आज दरख्वास्त गुजार अपने दलाइल देंगे। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने प्रोसीजर एक्ट के खिलाफ दायर दरख्वास्तों की समाअत में रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट ने अच्छी नीयत से कानून साजी की है। अगर कोई मरीज़ मर रहा हो तो क्या मेडिकल की समझ रखने वाला सिर्फ इसलिए मरीज़ को मरने दे कि वो डॉक्टर नहीं है? मतलब अगर समझ है तो उसको बचाने की एफर्ट करनी चाहिए, ये मिसाल थी। पार्लियामेंट को कहते हैं कि नंबर गेम पूरी होनी चाहिए, लेकिन एक शख्स आता है पार्लियामेंट को रबर स्टैंप बना देता है। गुज़िश्ता रोज़ चीफ जस्टिस और जो दरख्वास्त गुजार वकील थे इम्तियाज सिद्दीकी साहब, इनके दरमियान तल्ख कलामी भी देखने में आई। आज समाअत के बाद क्या नतीजा निकलेगा, ये बात किस जानिब बढ़ रही है, कौन से आम नुकात हैं जिनके ऊपर बात होनी है, पाकिस्तान की आवाम को क्या फ़ायदा है, और अगर इस एक्ट को, इस कानून को कलअदम करार दे दिया जाता है तो आम शख्स की ज़िंदगी पर इसका क्या असर होगा, इस पर आज बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट हो सकती है। बिल्कुल, इसके साथ साथ साइफर केस में बड़ी पेशरफ है जिस पर चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी को फर्द जुर्म आयद करने के लिए 17 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। मुलजिमों को चालान जो है नकुल तकसीम कर दी गई है और आइंदा तारीख पर फर्द जुर्म भी आयद होगी। इसी सारी सूरत हाल पे बात करेंगे कल की समाअत के हवाले से, और आज जो 11:30 बजे तक ये समाअत भी किया गया था इस पर भी बात करेंगे, क्योंकि आज दरख्वास्त गुजार इस पर अपने दलाइल देंगे। जहांजेब अब्बासी हमारे साथ मौजूद है, हमारे नुमाइंदे। बहुत शुक्रिया जहांजेब, आपने हमें ज्वाइन किया। कल की समाअत के हवाले से हम जरूर चाहेंगे थोड़ा सा हमारे देखने वालों को बताएं। और आज इस समाअत को मुलतवी किया गया था 11:30 बजे तक, तो इसको दोबारा से ये समाअत आगाज होगा, क्या तफसीलात हैं? और जहांजेब की बात शुरू करने से पहले हमें जहांगीर जदून साहब सीनियर हमारे कानून है वो भी ज्वाइन कर चुके हैं। हम जहांगीर जदून साहब की भी जानिब आएंगे। साहब, आपकी इजाजत से जरा हम जहांजेब से अपडेट ले लेते हैं। जी, ओवर टू यू जहांजेब।
जी बहुत शुक्रिया। आज 11:30 बजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने के मामले के ऊपर, इस कानून साजी के खिलाफ दायर दरखास्तों के ऊपर समाअत होगी। अब तक की अगर हम मजमूई तौर पर बात करें तो इस कानून साजी की मुखालफत में जितने भी दरखास्त गुजारान थे उन सब के दलाइल मुकम्मल हो चुके हैं। अब वो पॉलिटिकल पार्टीज़ इस केस में आर्ग्यू कर रही हैं जो इस कानून के हक में हैं। कल पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील बैरिस्टर सलाहुद्दीन अहमद ने बहुत अच्छे आर्ग्यूमेंट्स किए सुप्रीम कोर्ट में। आज अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान MQM के वकील और फिर पाकिस्तान बार कौंसिल की जानिब से इस केस में दलाइल दिए जाएंगे। अब कल की अगर हम प्रोसीडिंग पे बात करें तो जब ये बात हो रही थी, बिलखुसूस एक सवाल उठाया जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से कि मास्टर ऑफ द रोस्टर जो है वो इस कानून साजी के बाद पार्लियामेंट को बना दिया गया है, यानी बेंच फिक्सेशन का पूरा इख्तियार जो है ये पार्लियामेंट ने उस कानून साजी के तहत इस इख्तियार को इस्तेमाल किया। तो इस पर फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फाइज ईसा ने ये ऑब्जर्वेशन दी, ये रिमार्क्स दिए। उन्होंने ये कहा कि इस अदालत से यानी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये मैसेज नहीं जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो आइन और कानून चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की मंशा के ताबे है, बल्कि असल पैगाम तो ये जाना चाहिए कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आइन और कानून के ताबे है। मुख्तलिफ सवालात कोर्ट की जानिब से पूछे गए जिसके ऊपर हमने देखा कि वकला की जानिब से जवाबात भी दिए गए। बाज़ औक़ात कोर्ट प्रोसीडिंग में ये भी देखा गया कि जजेस की जानिब से सवालात ज़्यादा किए गए, या एक सवाल एक जज की जानिब से पूछा जाता तो जवाब भी बाज़ में एक और जज की जानिब से सुनने को मिला। बहरहाल अब आज की दिन इसलिए अहम है कि सुप्रीम कोर्ट आज इस केस पर कार्रवाई मुकम्मल कर लेगी। प्रोसीडिंग आज मुकम्मल हो जाएगी तो 3 वकला हैं जिनको सुप्रीम कोर्ट ने आज की हेयरिंग में सुनना है। तो अब एक सवाल ये बहरहाल ज़रूर है कि क्या आज ही इसका कोई शॉर्ट ऑर्डर आ सकता है या नहीं। बहुत अहम कानून साजी है। पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली मरतबा पार्लियामेंट ने ये कोशिश की कि आर्टिकल 184(3) के तहत जो इख्तियार है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का, इसको रेगुलेट किया जाना चाहिए, इसको किसी ज़ाब्ते में लाना चाहिए और इस फैसले के खिलाफ जो अपील है उसका भी हक पार्लियामेंट ने दिया। अब इस मामले पे ये 2 बुनियादी सवालात हैं कि क्या पार्लियामेंट ये कानून साजी करने का इख्तियार रखती है, और दूसरा क्या अपील का हक एक आम कानून साजी से दिया जा सकता है या नहीं। इन 2 बुनियादी सवालात के ऊपर सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त बहस जारी है। बहुत अहम ये केस जहां से मजीद है। आप क्या देख रहे हैं, मजीद कितना वक्त अदालत को और दरकार होगा इसके फैसले तक पहुंचने के लिए? आपको क्या लगता है अब तक जो 3 समातें हुई हैं उसको लेते हुए? देखिए, मेरे ख्याल में तो आज के दिन ये केस मुकम्मल हो जाएगा, इसकी प्रोसीडिंग जो है वो मुकम्मल हो जाएगी और फिर उसके बाद क्या आज ही के दिन कोई शॉर्ट ऑर्डर जारी किया जाएगा या कोर्ट कोई और दिन तय करेगी कि इस दिन हमने इस केस का शॉर्ट ऑर्डर जारी करना है। डिवीजन जाहिर बात है बेंच में है, 15 रुकनी फुल कोर्ट जो तमाम दस्तयाब जजेस हैं वो इस केस को सुन रहे हैं और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इख्तियारात को रेगुलेट करने के मामले के ऊपर ये कानून साजी है जिसका जायजा लिया जा रहा है। कुछ मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस साहिबान हैं, उनके जहनों में कुछ सवालात ज़रूर हैं, जैसे जस्टिस मुनीब अख्तर साहब हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन हैं, जस्टिस आयशा मलिक हैं, लेकिन उसके मुकाबले में कुछ इस फुल कोर्ट में ऐसे जजेस भी हैं जिन्होंने मुस्तकबिल में चीफ जस्टिस बनना भी है, लेकिन उसके बावजूद वो इस कानून साजी को बहुत अच्छा करार दे रहे हैं। ठीक है, आखिर में ये भी बता दीजिए जहां फिर हम अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन की तरफ जाएंगे। एक तो ये कि आज किन किन शख्सियात के दलाइल मुतवक्के हैं, दूसरा ये कि अमूमी तौर पर अदालत की एक इंटेंट नजर आती है जब प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं, क्रॉस क्वेश्चनिंग हो रही होती है। ये तो हम बिल्कुल एक ऑन फेयर नोट बात करें, लेकिन कुछ हमारी अदालती तारीख भी रही है कि एक इंटेंट वो भी नजर आता है। क्या चूंकि फुल कोर्ट है, सभी जजेस मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं, तो इस वक्त क्या इस प्रोसीडिंग से गेज करना पॉसिबल है कि अदालत किस जानिब जा रही है, इस एक्ट के हक में जा रही है या मुखालिफ जा रही है? जैसे कि इससे पहले हमें महसूस हो जाता था कुछ कोर्ट्स या बेंचेस की फॉर्मेशन देख करके फैसला क्या आना है, क्या इस दफा भी कुछ ऐसा महसूस हो रहा है? जी, आज पाकिस्तान बार कौंसिल, MQM के वकील और अटॉर्नी जनरल फॉर पाकिस्तान, इन 3 वकला ने अपने आर्ग्यूमेंट्स करने हैं और फिर उसके बाद
इस केस की प्रोसीडिंग मुकम्मल हो जाएगी। अब आते हैं, आपने सवाल ये किया कि फैसला क्या हो सकता है, तो एक कोर्ट रिपोर्टर के लिए ये गैस करना ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान काजी फायज ईसा इस वक्त इस फुल कोर्ट में मेजॉरिटी रखते हैं, उनकी अक्सरियत मौजूद है। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा बजाते खुद न सिर्फ इस कानून के हामी हैं, बल्कि वो पार्लियामेंट की बालादस्ती पे भी यकीन रखते हैं, और इनका ये व्यू शुरू से रहा है कि पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन पे अदालतों को बेजा मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। तो 15 फुल कोर्ट जजेस हैं, इसमें हम अगर गेस करें तो 9-6 या 10-5 के हवाले से किसी तरह का कोई फैसला आ सकता है। ठीक हो गया। जहाँ से अब आप हमारे साथ मौजूद ही रहेगा, जहांगीर जदन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे कानून है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अभी हम इस प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट के हवाले से बात कर रहे हैं, उसकी समाअत आज मुकम्मल हो जाएगी। कल भी आपने देखा और ऑब्वियसली लाइव टेलीकास्ट किया जा रहा था इस तमाम तर समाअत को। इस समाअत के मुकम्मल होने के बाद आपको क्या लगता है कि क्या तासुर आ सकता है फैसले का? जिस तरह से भी इमरान ने कहा कि कुछ इंटेंट समझ में आती है, और उसके साथ साथ जो इसके असरात होंगे वो क्या होंगे आम आदमी के हवाले से? इस एक्ट के नाफिज होने को क्या आप समझते हैं कि उसके हक में कितनी बेहतरी हो सकती है? देखें, बेसिकली तो ये एक्ट इस तरह के जो इंटरनल मैटर है सुप्रीम कोर्ट का, उसकी प्रोसीडिंग को रेगुलेट करने के लिए उसकी रीज़न ये दी गई है कि पिछले दौर में जब चीफ जस्टिस उमर ता बंदयाल साहब हेड कर रहे थे सुप्रीम कोर्ट में, तो उस वक्त एक लाइक माइंडेड जो आप कहते हैं बेंच बनते थे, एक ही किस्म का बेंच बनता था, और उसमें फिर प्रोडिक्शन करने में बहुत आसान थी कि कौन सा फैसला आएगा। तो उस तासुर को जायल करने के लिए उस वक्त की जो हुकूमत थी, उन्होंने ये एक्ट इसलिए इंट्रोड्यूस कराया कि जो चीफ जस्टिस हैं उसको बाकी दो सीनियर जज बेंच कंस्टिट्यूट करना चाहिए, और केसेस की जो मार्किंग है वो भी करनी चाहिए कि कौन सा केस किस प्रायोरिटी पे लेना चाहिए और कौन से जो, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपको पता है 56,000 जो ऑर्डिनरी केस हैं या उसमें इम्पॉर्टेंट केसेस भी हैं वो पेंडिंग है, और अब भी बड़े इम्पॉर्टेंट जो है केसेस हैं वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है। तो इसका मुद्दा ये था कि जो उमर ता बंदयाल साहब थे वो अपनी मर्जी से ही बेंच मुकर्रर करते थे, उसमें जो सीनियर जज साहिबान थे और स्पेशली जो अब चीफ जस्टिस हैं काजी फायज साहब, इनसे कोई मुशावरत नहीं होती थी, वो ना ही किसी इनको इम्पोर्टेंट बेंच में शामिल किया जाता था। तो इस तासुर को ज़ायल करने के लिए पार्लियामेंट ने एक लॉ बनाया जी कि इसमें एक तो बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो 3 मेंबर है जो कमेटी है, उसमें एक चीफ जस्टिस और 2 सीनियर जज साहिबान शामिल होंगे, वो करेगी। और फिर केस फिक्सेशन का भी होगा, पेंडेंसी भी है, फिर अर्जेंट मैटर जो है, पॉलिटिकल मैटर है या कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है, वो किस तरह फिक्स किए जाएंगे। ठीक है। तो अभी इन्होंने सबसे अच्छी बात तो ये की है कि आते वक्त ही इन्होंने एक फुल कोर्ट कॉन्स्टिट्यूट किए कि पहले इसका फैसला किया जाए। और आपको याद होगा, मैं आपको याद कराऊं कि जब से ये एक्ट आया था, इसको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे किया, तो फिर उसके बाद काजी फायज साहब ने किसी बेंच का हिस्सा बनने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी पहले इसका फैसला करें। तो अभी मेरे ख्याल में वो अपने जो 2 सीनियर जज साहिबान हैं, एक इजाज़त हसन साहब और एक तारक मसूद साहब, उनसे मशवरा करके ही काम कर रहे हैं और आगे प्रोसीड कर रहे हैं। ये मेरा सवाल भी इसी हवाले से जदून साहब था कि जो अपकमिंग चीफ जस्टिस साहिबान हैं, चूँकि यहाँ पे एक प्रेसिडेंट मौजूद है कि जो सीनियर तरीन जज होते हैं वही चीफ जस्टिस पे आते हैं, अदर देन मुख्तलिफ इंस्टीट्यूशंस के अपने रेगुलेशंस होते हैं। उन सीनियर जज साहिबान को एज आर रिपोर्टर सेट के हो सकता है कुछ उनकी रिजर्वेशंस हो, रिजर्वेशंस ना भी हो तो हो सकता है वो कुछ मुस्तकबिल के हवाले से मुख्तलिफ राय रखते हो, ये हम कह सकते हैं। तो फिर इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जिस मेजोरिटी की हम चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के पास बात कर रहे हैं, अगर ये फैसला हो भी जाता है तो क्या आने वाले वक्त में क्या हम फिर समझे, क्योंकि चीफ जस्टिस साहब की तो अमूमी तौर पे जो मुद्दत होती है वो 1.5 साल से ऊपर नहीं होती, जो भी चीफ जस्टिस आते हैं, तो 1.5 साल बाद दोबारा ये मुद्दा ना उठ जाए, जो नए चीफ जस्टिस हैं वो अपने इख्तियारात का जो दायरा कार है उसको दोबारा से देखें, क्या ऐसा भी हो सकता है? ये देखें ना, ये आपने बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाया है। अब लेट से एक चीफ जस्टिस साहब हैं, अभी वो कहते हैं जी ठीक है ये लॉ भी ठीक है, मैं मशवरा भी करता हूँ, तो अगर इनके बाद जो चीफ जस्टिस आते हैं वो अपने 2 जजों से मशवरा नहीं करते या वो करते भी हैं तो एज सच वो कहते हैं ना मीनिंगफुल कंसल्टेशन नहीं करते, तो फिर इस कानून के मुताबिक क्या किधर जाएंगे? फिर क्या कोई अपील करेंगे जजों के खिलाफ या चीफ जस्टिस के खिलाफ? तो इस कानून के अंदर कोई ऐसे लक्यूने हैं कि जो जल्दी में अगर इसको इतना बनाया गया तो इतना वो साउंड फुटिंग पे नहीं है कि इस पे कोई क्वेश्चन ना उठ सके।
और दूसरी इस कानून के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट बात थी जो इस पे ज्यादा इतराज है लोगों का, वो 184(3) की अपील है। ये तो सब मानते हैं, क्रॉस द बोर्ड जज भी मानते हैं, वकला भी मानते हैं बार से कि अपील होनी चाहिए, लेकिन वो कहते हैं कि ये अपील जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के जरिए होनी चाहिए, जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए पार्लियामेंट के अंदर। उनका ये राय है। और अक्सर ये कहते हैं कि क्योंकि अगर आपने अपील की प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रोवाइड करनी, क्योंकि 184(3) की कॉन्स्टिट्यूशन जो सेक्शन है, तो उसके अंदर जिस तरह 185 की अपील है, उसमें अगर आप अपील प्रोवाइड करते हैं तो फिर आईनी तरमीम करें, एक एक्ट के जरिए आप नहीं कर सकते। उसमें थोड़ा देखिए, मेरी भी ये रिजर्वेशन है कि सपोज कि अगली कोई ऐसी गवर्नमेंट आती है, कोई भी आती है, उसकी और चीफ जस्टिस की आपस में कोई इस तरह की अंडरस्टैंडिंग नहीं होती, या वो कोई ऐसे फैसले लेते हैं जो गवर्नमेंट के खिलाफ हैं, फिर तो जिस गवर्नमेंट की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी की फौरन को ला बना देगी कि ये चीफ जस्टिस की ये वाली पावर जो है वो आप खत्म कर दें या ज्यादा कर दें। जी, इससे मिलते जुलते इकदाम हमने देखे भी हैं, कुछ हमने माजी में से कुछ मिलते जुलते, और खासतौर पे रिसेंट पास के अंदर वक्त मेरे आप बात मुकम्मल कर लें, फिर मैं जरा साइफर का भी एक सवाल 1 मिनट है मेरे पास, मैं वो भी करना चाह रहा हूँ। ठीक है, वो इस तरह है कि अब ये जज सारे भी एग्री हैं, और इनके पास जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मैकेनिज्म है वो आर्टिकल 199 के तहत अपने रूल्स बना सकते हो। मेरी ओपिनियन ये है कि अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि अभी उसके अंदर कितना कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, अगर फुल कोर्ट ही बैठ गई है, फुल कोर्ट मीटिंग भी होती है, तो उसके अंदर ये खुद मिलके अगर कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाते हैं कि बेंच की कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह होगी, वो रूल्स बना लेते हैं, तो वो इससे बेहतर होगा कि वो इस एक्ट से वो अपने रूल खुद बना के एक आगे प्रोसीड करें। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल मेरे पास 1 मिनट है। अब ये जो साइफर का केस है, मैं जरा इस पे भी आपकी लीगल ओपिनियन चाहूंगा। 17 अक्टूबर को तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और शाह महमूद कुरैशी साहब के ऊपर फर्द जुर्म आयद होगी, ऐसे इम्कान पैदा हो गए हैं। क्या ये जो साइफर केस है, इसमें जो फर्द जुर्म आयद हो जाती है, अगरचे कि पहले ही जो सेहत जुर्म है उससे दोनों जो एक्यूज जो फिल वक्त जिनके ऊपर इल्जाम है वो इनकार कर रहे हैं, आपको क्या लगता है इसका क्या असर होगा इनकी सियासत पर और मजमूई तौर पर इस केस के ऊपर आप कैसे देख रहे हैं इसको? ये बेसिकली अगर आप बिल्कुल फंडामेंटल पॉइंट देखें तो इसमें यह है कि जो प्रोसिक्यूशन है या गवर्नमेंट है वो ये कोशिश करेगी कि जल्द से जल्द केस का ट्रायल हो, इसको कंक्लूजन तक पहुंचाया जाए, और जो मुल्ज़िमान हैं वो ये कोशिश करेंगे कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा लटकाया जाए। लेकिन जो हालात है अंदर, जो क्योंकि जेल ट्रायल है, तो इससे मुझे नहीं लगता कि मुल्ज़िमान जो है इसको ज़्यादा तूल दे सके। आल्दो उन्होंने हाई कोर्ट में भी पिटिशनें की हुई हैं, तो मेरे ख्याल में जो इंटेंशन है इसके पीछे के इमरान खान को जल्द से जल्द, अब देखें ना, ये एक बड़ी, मैं बिल्कुल अगर आपको लीगल मेरिट पे बात करूँ तो ये हर एक बंदे को नजर आ रहा है कि इस केस में सजा होगी। जब ऐसा केस कि जिसका पहले ही आपको पता हो इसमें सजा होगी, तो उसके फिर जो मेरिट है या उसकी ट्रांसपेरेंसी पे शकूक शबात या क्वेश्चन मार्क जरूर उठेंगे। कम से कम सजा क्या हो सकती है इसकी? कम से कम सजा क्या? जाहिर है वो कम से कम तो सजा देना ही नहीं चाहेंगे ना, कम से कम सजा तो उनका मकसद ही नहीं है। अगर वो 2 साल देते हैं तो वो तो फौरन सस्पेंड हो जाएगी, आगे ऑलरेडी सजा सस्पेंड है, तो वो इसमें मैक्सिमम सजा जो है ना वो कम से कम जो है वो 14 साल मेरे ख्याल में वो देंगे। ठीक है, ठीक है। तो आगे अगर रिपोर्टरों को, मीडिया को, अगर वकीलों को और पॉलिटिकल लोगों को ये पहले ही पता है कि सजा होगी, तो इस ट्रायल पे जरूर कोई ना कोई जो है क्वेश्चन उठेंगे, और ये इसको हिस्ट्री में फेयर ट्रायल नहीं माना जाएगा। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि इस दफ़ा और अब से ऑनवर्ड्स हमारी अदालतें कोई ऐसी गलती ना करें जिसको फेयर ट्रायल के ज़ुमरे में वो ना आए, जिस पे सवालात ना उठें। फैसले कमज़ोर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकते कि उनको फिर तारीख चैलेंज करे, जैसे कि हमारी जुडिशल हिस्ट्री में कुछ फैसले मौजूद हैं। कल चीफ जस्टिस साहब ने खुद भी कहा कि क्या अगर चीफ जस्टिस एक गलती कर दे तो क्या इसे पूरे कोर्ट की गलती समझा जाए। बड़े अहम मामला हैं। थैंक यू वेरी मच जदून साहब। जाजेब, आपका भी बहुत शुक्रिया, हमारे कोरेस्पॉन्डेंट बड़े डिटेल्स में उन्होंने हमें आगाह किया। इस वक्त आज क्या प्रोसीडिंग हुई? आई थिंक 11:30 आज का टाइम है। 11:30 का टाइम है, इस पर ये समाप्त होगी। हम आपको मजीद भी अपडेट करते रहेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक टू एक्सप्रेस। अब क्रिकेट की कुछ इन डिटेल्स बात कर लेते हैं, इनफैक्ट एक्सपर्ट एनालिसिस शामिल कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हिस्ट्री वंस अगेन आपको बता दें, क्रिकेट वर्ल्ड कप आपको मालूम है जारी है। इसका छठा मैच न्यूजीलैंड और नेदरलैंड्स के दरमियान हुआ। एज वी वो गेसिंग समहाउ न्यूजीलैंड ने इस मैच को जीत लिया, और इस तरह नेदरलैंड्स अपने 2 मुसलसल मैच, पहला पाकिस्तान से और दूसरा न्यूजीलैंड से हार चुका है। न्यूजीलैंड की टीम वैसे बड़ी ज़बरदस्त रिदम में नजर आ रही है हमें, द वे दे प्लेड, पहला मैच और फिर अब दूसरा मैच भी। दूसरी जानिब बाबर किंग 11 आज अपना दूसरा मैच श्रीलंका के
खिलाफ खेलेगी। वर्ल्ड कप में हमारा ये दूसरा मैच है और बड़ा अहम मैच है। हमने एक मोमेंटम बरकरार रखने के लिए ज़रूरी है कि हम इस मैच को जीतें। दोनों मुल्कों में आखिरी मैच एशिया कप के सुपर 4 मरहले में हुआ था और ये मैच तो आपको याद ही होगा, मतलब आपको भी याद ही होगा ये सबको याद है, जिसमें श्रीलंका ने पाकिस्तान को 2 विकेटों से हराया था। आज पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच है, लेकिन उससे पहले हमने आपको बताया था बांग्लादेश और इंग्लैंड का मैच भी है, जिसमें बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बॉलिंग का फैसला किया है। सो ये मैच भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। 2 मैचेस हैं, फिर 1:30 बजे पानी वक्त के मुताबिक पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका होने वाला है। तो हमने सोचा कि इन दोनों मैचेस को डिस्कस करते हैं, लेकिन चूंकि हमारी टीम का आज मैच है तो वो हमारे लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस हवाले से इसी पे तज्जिया ले लेते हैं। जी, हमारे साथ रिशाद महमूद साहब मौजूद हैं, हमारे सीनियर तज्जियाकार है, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट है, फॉर द फर्स्ट टाइम हमारे साथ एक्सप्रेसो में मौजूद हैं। रिशाद साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपको वेलकम भी करेंगे और सुबह खैर भी कहेंगे। आई होप कि आपका दिन अच्छा हुआ है, अच्छे से शुरू हुआ है। क्रिकेटिंग डे जो है वो भी शुरू हुआ चाहता है। मेरे लिए थोड़ा सा सरप्राइजिंग डिसीजन है, मतलब मुझे बीइंग अ क्रिकेट व्यूअर ऐसा लगता है कि हमेशा जब हल्की टीम कंपैरेटिवली टॉस जीते तो उसे बैटिंग के लिए ही जाना चाहिए दूसरी टीम के खिलाफ, कि थोड़ा सा प्रेशर रिलीज रहे। लेकिन बांग्लादेश ने एक थोड़ा सा बोल्ड या ब्रेव डिसीजन लिया, मुझे ऐसा लगता है। आप कैसे देख रहे हैं पहले मैच को, सबसे पहले बताइए। जी, ये आप सही कह रहे हैं कि वाकई हल्की टीम जो है वो उसको डिसीजन बैटिंग का लेना चाहिए। लेकिन ये कि मेरा ख्याल है थोड़ा सा बांग्लादेश ने, क्योंकि 2015 के वर्ल्ड कप में अपसेट किया था इंग्लैंड को और क्वार्टर फाइनल से बाहर कर दिया था उनको, तो उनके जहन में वो जरूर होगा कि साइकोलॉजिकली शायद इंग्लैंड जो है वो बैकफुट पर हो और जरा सा एज ए सरप्राइज पैकेट देख रहा हो बांग्लादेश को कि कहीं बांग्लादेश दोबारा कोई सरप्राइज ना स्प्रिंग अप कर दे। तो मेरा ख्याल है उस फैक्टर को ज्यादा उन्होंने कैश इन किया है यहाँ पे अपने फैसले से। ठीक हो गया। आज का मैच ऑब्वियसली पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका, और जिस तरह से अभी हम एशिया कप के सुपर 4 मरहले की बात कर रहे थे, लास्ट मैच पाकिस्तान और श्रीलंका वहीं हुआ था और पाकिस्तान को बड़ा अपसेट किया था इस मैच ने। आज श्रीलंका के साथ मैच होने वाला है। अब 2 के बाबर 11 के लिए इस मोमेंटम को मेंटेन रखना बड़ा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि आगे बहुत टफ मैचेस भी आ रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर। सो क्या किस तरह से आज के मैच को आप देखते हैं कि किस तरह की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए बाबर 11 की? जी, ये आप ठीक कह रही हैं कि बिल्कुल एशिया कप में पाकिस्तान ने वो बड़ी शॉक डिफीट थी पाकिस्तान के लिए। लेकिन आई थिंक कि जो फर्क है, एक तो ये कि हर मैच हर दिन एक नया दिन होता है, हर मैच एक नया मैच होता है। और दूसरे ये कि वर्ल्ड कप में खासतौर पे पाकिस्तान का बड़ा एक्सीलेंट रिकॉर्ड है श्रीलंका के खिलाफ। 7 आउट ऑफ 7 पाकिस्तान ने 7 मैच जीते हैं आज तक वर्ल्ड कप में जितनी दफा खेला पाकिस्तान। तो पाकिस्तान को डेफिनेटली अपर हैंड है। और मेरे ख्याल है एक जो शुरू में पाकिस्तान टीम पे एक क्रिटिसिज्म हो रहा था कुछ सिलेक्शन के मामलों पर, कुछ बाबर आजम की कैप्टनसी पर, कुछ ये था कि वार्म अप मैचेस दोनों हार गए थे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं एक फैक्टर थोड़ा सा डिमोरलाइजिंग था। लेकिन एक विक्ट्री जो है ना वो एक बिल्कुल चीजों को चेंज कर देती है। तो नेदरलैंड्स को जो पाकिस्तान ने हराया उसके बाद मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के प्लेयर्स की कुछ ऑडियो का इशू है, मुझे लॉस्ट द कनेक्शन आई बिलीव। दोबारा से कनेक्ट आई होप हो जाएगा। रिशाद साहब दोबारा हो जाए तो हम दोबारा चाहेंगे। आप क्या हमें सुन पा रहे हैं रिशाद साहब? आप दोबारा लिंक करते हैं। क्रिकेट के ऊपर हम बात कर रहे हैं। बड़ा बोल्ड डिसीजन एक तो मुझे लगता है बांग्लादेश ने लिया है इंग्लैंड के खिलाफ। रिशाद साहब, आप हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी बात वहीं से कंटिन्यू कीजिएगा। वी लॉस्ट योर ऑडियो एक्चुअली। जी हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसमें पाकिस्तान के प्लेयर्स बहरहाल एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में होंगे जीत के बाद, और डेफिनेटली मेरे ख्याल में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगी। ये जरूर है बात कि मैं समझता हूँ क्योंकि दोनों ओपनर्स बज़ाहिर स्ट्रगल कर रहे हैं। फखर जमान का तो बहुत लॉन्गर रन ऑफ डिसमिल स्कोर्स हो गया है और इमामुल हक भी कुछ स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर मैं समझता हूँ कि मोहम्मद रिजवान जो बहुत फॉर्म में है और ओपन भी करते रहे पाकिस्तान के लिए, उनको थोड़ा सा मेरे ख्याल में इस वक्त एज ओपनर आना चाहिए। और अगर फखर जमान की जगह अब्दुल्ला शफीक को खिलाएं तो अब्दुल्ला शफीक को 1 डाउन आना चाहिए मेरे ख्याल में।
रिजवान क्योंकि कॉन्फिडेंट हैं, अच्छे फॉर्म में हैं, थोड़ी सी ये तब्दीली पाकिस्तान को करनी चाहिए। उम्मीद वैसे की जा रही है आज, आई वाज रीडिंग, उम्मीद की जा रही है कि आज शायद अब्दुल्ला टीम का हिस्सा होंगे, लेकिन ये जो तफवीज़ आपने तब्दीली की। अच्छा, दूसरी जानिब आपने कहा कि पाकिस्तान का जो एक ओवरऑल एक मोमेंटम था इससे पहले फतूहात का, फिर उसके बाद हमारे एक डिप आया, उसके बाद अब आपको लगता है कि नेदरलैंड्स के हवाले से हम बेहतरी करेंगे। क्या एक हाई स्कोरिंग मैच आप देखते हैं? चूंकि हम इंडिया में वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले कह रहे थे कि स्पिनर्स का रोल बड़ा इंपॉर्टेंट है, स्पिनर्स बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। हमने देखा है कि पिछले मैच में अगर कुछ रोल प्ले किया तो वो नई बॉल नहीं किया, शुरू में 3 विकेटें गिरी, बाद में एडम जाम्पा बड़े अच्छे स्पिनर हैं ऑस्ट्रेलिया के, ही केप्ट ऑन ट्राइंग बट कोई विकेट नहीं निकल पाया और डिफेंड नहीं कर पाया ऑस्ट्रेलिया अपने उस टोटल को। तो आज के मैच में भी क्या हम ऐसी ही विकेट एक्सपेक्ट करें, या चूंकि वो इंडिया का मैच था तो विकेट वाज डिफरेंट और आज डिफरेंट होगी, आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? नहीं, विकेट तो मेरे ख्याल में मोरलेस वैसे ही होगी जो हमें नेदरलैंड्स की विकेट मिली थी, बिल्कुल वैसे ही होगी। लेकिन ये जरूर है कि पावर प्ले में पाकिस्तान को अपना एक एटीट्यूड डेफिनेटली चेंज करना पड़ेगा और एक अलग लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। अगर फर्ज कीजिए कि पहले बैटिंग करते हैं तो मेरे ख्याल में वो ओवर द इनफील्ड जो हिटिंग होती है, जो करते हैं कि उसका एडवांटेज के प्लेयर्स अंदर होते हैं, तो वो पाकिस्तान को डेफिनेटली लेना चाहिए और एक बहुत अच्छा सॉलिड स्टार्ट देना चाहिए जिसकी वजह से नीचे के बैट्समैन भी स्कोर कर सके। लेकिन दूसरी तरफ मैं समझता हूँ कि अगर श्रीलंका ने पहले बैटिंग की तो डेफिनेटली पाकिस्तान के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो मॉइस्चर को बेहतर यूटिलाइज करेंगे और उसके बाद स्पिनर्स को भी करना चाहिए डेफिनेटली। एक चीज बहुत खुशाइन जरूर है कि हारिस रऊफ का कॉन्फिडेंस वापस आया है इंजरी के बाद, और उसके बाद वार्म अप में भी वो काफी महंगे साबित हुए थे, लेकिन उन्होंने जिस तरह से बॉलिंग की नेदरलैंड्स के खिलाफ, ही बॉल्ड नॉट ओनली वेरी वेल लेकिन बहुत ही इंटेलिजेंट और स्पीड के साथ उन्होंने बॉलिंग की, जो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है मेरा ख्याल है। नो डाउट, अच्छा है, ठीक हो गया। ये तो हमने मैच की बात कर ली शाद साहब, लेकिन दूसरी जानिब जो इंडिया में हम वर्ल्ड कप के इंतजामात देख रहे हैं, और कल रिसेंटली जो वाकया हुआ, हमारी जो प्रेजेंटर हैं ज़ैनब अब्बास, जिस तरह से वहाँ पे उनके कोई 8 साल पुराने ट्वीट को बेस बनाकर उन्हें वहाँ से जाने पर मजबूर किया गया, और ओवरऑल वैसे भी इस वर्ल्ड कप के जब स्टार्ट होने से पहले भी जिस तरह से कंट्रोवर्शियल चीज़ें आती रही हैं इस इवेंट को लेके, आप किस तरह से समझते हैं कि इंडिया के अंदर इस तरह का होना और शायकीन को वीज़ाज ना देना और अब हमारे न्यू प्रेजेंटर्स को उस तरह से थ्रेट करना, ये कोई अच्छा ट्रेंड नहीं सेट हुआ? जी, कैन यू हियर मी? जी जी बिल्कुल, आवाज़ आ रही है। जी हाँ, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये अनफॉर्चुनेट है वाकई। ज़ैनब अब्बास बहुत ही स्मार्ट और बहुत ही अच्छी प्रेजेंटर है और बहुत उनकी नॉलेज है चीज़ों पे, तो वो एक पाकिस्तान के लिए बड़ा एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन वहाँ कर सकती थी, लेकिन ये एक नीडलेस कंट्रोवर्सी की वजह से उनको दुबई जाना पड़ा है वापस। लेकिन मैं समझता हूँ कि एक तो वैसे ही एक टीम्स को और लोगों को एक बड़ा दिल रखना चाहिए। ये क्रिकेट है, ये स्पोर्ट है, इसमें लेकिन ये कि एज अ होस्ट तो आपको दुगनी एफर्ट करनी चाहिए। एज अ होस्ट आपको दुगनी एफर्ट करनी चाहिए कि आप हर चीज को अकोमोडेट करें, एक बड़ा दिल दिखाएं, एक ओपन माइंड के साथ वेलकम करें हर टीम को, बेहतरीन इंतजाम करें और एक बिल्कुल जिसे कहते हैं कि लेवल प्लेइंग फील्ड हो, ताकि किसी को ये शिकायत ना हो कि आपने कहीं ना कहीं कोई बायस दिखाई जिसकी वजह से बैलेंस जो है वो टिल्ट हो गया किसी तरफ। तो ये एक मुझे भी अफसोस होता है और मैं समझता हूँ कि इसमें एक छोटी सी बात मैं ये कोट करूंगा। 2011 के वर्ल्ड कप में जो शाहिद आफरीदी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात कही थी कि जब सचिन तेंदुलकर चेन्नई के मैदान में आए थे और एक कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं देती थी, 90,000 तमाशाइयों ने इतनी तालियां बजाई जब वो आए, तो शोएब अख्तर ने उनको पहली बॉल पे बोल्ड कर दिया, तो देयर वाज पिन ड्रॉप साइलेंस इन द ग्राउंड। तो शाहिद आफरीदी ने उस वक्त ये जुमला कहा था कि यार बॉलर के लिए भी ताली बजा दो भाई। तो ये एक बड़ा दिल रखना जरूरी है, आपको एज ए स्पोर्ट अप्रिशिएट करना है चीजों को, तो ये बहुत जरूरी होता है। वो थोड़ा सा इंडिया डिस्प्ले नहीं कर रहा है। आपका बड़ा वसी तजर्बा है स्पोर्ट्स जर्नलिज्म में,
एक तो ऐसे वाकयात हमने बहुत कम देखे पिछले 3, 4, 5 साल से, खास तौर पे चले मैं ऐसे कहता हूं कि आईपीएल के आने के बाद जिस तरह भारत ने क्रिकेट को ट्रीट करना शुरू किया है, मेरे ख्याल में वो जेंटलमैन गेम छोड़ा नहीं है उन्होंने। एग्रेशन उसमें अजीब सा एग्रेशन, अजीब सी एक्सट्रीमिज्म सी फील उसमें डाल दी गई है। एक तो ये है। दूसरी जानिब क्या इस किस्म के वाकयात पे आपके ख्याल में जो बैनुल-अक़वामी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की मैं बात कर रहा हूँ, इसको भी आवाज़ उठानी चाहिए इसका, चूंकि ये अल्टीमेटली आज ज़ैनब के साथ हुआ है तो कल किसी श्रीलंकन जर्नलिस्ट के साथ भी हो सकता है, कल किसी साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट के साथ भी हो सकता है। तो डोंट यू थिंक इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग एक स्टैंड लेना चाहिए तमाम जर्नलिस्ट को? जी डेफिनेटली लेना चाहिए, और बिल्कुल आपने बहुत अच्छी और बहुत सही बात की। आपको शायद पता होगा कि आज से तकरीबन 10 साल पहले अपनी एक बिल्कुल बेहतरीन रिपोर्टिंग के लिए जो मानी जाती है एजेंसीज एएफपी और रॉयटर्स, जिन्होंने कुछ मैचेस की रिपोर्टिंग इंडिया से की थी और वो इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को पसंद नहीं आई थी, तो उन्होंने फॉर द नेक्स्ट 10 years एएफपी और रॉयटर्स को ब्लॉक कर दिया था अपने क्रिकेट की रिपोर्टिंग के लिए। तो फॉर अ लॉन्ग टाइम एएफपी और रॉयटर्स को फर्स्ट हैंड एक्सेस नहीं मिल रहा था इंडिया में कि वो कोई चीज लाइव दिखा सके या उनके लोग, उनके फोटोग्राफर, उनके रिपोर्टर्स जाके वहां रिपोर्टिंग कर सके। तो ये एक बहुत मतलब एक डेफिनेटली एक क्लियर बायस है इंडिया की। और आप देखिए कई चीजों में, यानी डीआरएस जो लॉ दुनिया की हर टीम पे अप्लाई हुआ, वो इंडिया ने 6.5 साल तक ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया। फॉर द फर्स्ट टाइम आप हमारे साथ मौजूद थे और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि बात होती रहेगी। विश यू ऑल द बेस्ट। हैव अ गुड डे इरशाद साहब। हम क्रिकेट पे बात कर रहे थे जी। क्रिकेट आज हमारी नजरें तो अनमला हसन की नजरें इस मैच में, जिसके बारे में उन्होंने कहा कि टॉस हो गया, लेकिन पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका इज गोइंग टू बी एन इंपॉर्टेंट मैच और मुझे लगता है कोई बहुत कांटे का मैच होगा नहीं। इंशाल्लाह हम आसानी से जीतेंगे, मुझे ऐसा लगता है। इंशाल्लाह। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। बात कुछ मौसम की। मौसम खुशगवार हुआ है, बारिश हुई है, सर्दी में थोड़ा सा सर्दी की आमद में इजाफा कहने लगा था, माफ कर दीजिए। ये मनाजिर आज़ादी फ्लाईओवर के हैं ना, हाँ, ये जो रात को जो बारिश हुई और उसके साथ साथ ये स्नोफॉल हम आपको दिखा रहे हैं मुसलसल। जो हमारा बाबूसर टॉप है वहाँ पे स्नोफॉल हुई है। लाहौर में भी कल कुछ ओले पड़े हैं। ये मौसम क्या वाकई सर्दी की दस्तक है जिसपे अब हमें दिल के दरवाजे खोल देने चाहिए या फिर आर्जी तौर पर हमने ये तब्दीली महसूस की है? ये सब बताने के लिए हमारे साथ सरदार सरफराज महकमा मौसमियात से मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। बहुत शुक्रिया सरदार सरफराज साहब, आपने में ज्वाइन किया। ये जो कल बारिश हुई है, ऑब्वियसली वेदर स्विच हो रहा होता है तो अब हम गर्मियों से तंग आए हुए हैं और हम ये ख्वाहिश कर रहे हैं कि सर्दियों की बारिश होगी आमद से पहले। तो क्या ये वाकई सर्दियों की आमद है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए सर्दियों की आमद वक्ती तौर पर कह सकते हैं आप, लेकिन जाहिर है कि अक्टूबर में तो इतनी सर्दी नहीं होती, सिवाय जो आपके बिल्कुल पहाड़ी इलाके हैं, केपी के इलाके और कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, उधर तो खैर ठंड हो जाएगी इस बारिश के बाद। इधर मैदानी इलाकों में जैसे लाहौर और मतलब सेंट्रल पंजाब और फिर इससे नीचे का जो इलाका है, यहाँ पर तो इतनी सर्दी फिलहाल नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ खुनकी ज़ाहिर है रात की बढ़ जाएगी इस सर्दी से। और ये जो बारिश हुई है कल और परसों, पिछले 2 दिन हुई है शुमारी इलाका में, कल पंजाब भर में अच्छी बारिश हुई है, सेंट्रल पंजाब से ऊपर के इलाकों में। तो 1-2 दिन का वक्फा है और उसके बाद 14 तारीख को एक और स्पेल है, 14 से लेके 16 तक या 17 तक। जी और वो भी अच्छी तेज बारिशें हैं, खासकर जो ओले भी कल लाहौर के कुछ इलाकों में ओले भी पड़े। क्या ये एक्सपेक्टेड था या अनएक्सपेक्टेड था ये ओले पड़ जाना? नहीं होता है एक्सपेक्टेड। जो असल में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस या विंटर की बारिश इस उसमें होती है ना, जो बहुत हाई क्लाउड्स, आपको पता है हाई से मुराद ये कि उनकी बहुत ज़्यादा लेंथ होती है क्लाउड्स की, ज़मीन से लेकर और अपर एटमॉस्फेयर तक, यानी कोई 30-40 हज़ार फीट तक अगर वो बादल एक्सटेंड करते हैं तो ज़ाहिर है उसमें आइस क्रिस्टल्स ज़्यादा हो जाती हैं, उसमें टेम्परेचर, बादलों के अंदर का टेम्परेचर गिरने की वजह से, तो वो फिर हेल स्टॉर्म की शक्ल में आता है। तो इसमें एक्सपेक्टेड होता है इस सीज़न में। ठीक है। और ये जो बाबूसर टॉप पे स्नोफॉल हमने ऑब्जर्व की है, ये स्नोफॉल क्या अपने स्केड्यूल के मुताबिक है, पहले है या लेट है? और दूसरा ये कि स्नोफॉल्स का सिलसिला मजीद किस हद तक एक्सटेंड करेगा? क्या बहुत ज़्यादा स्नोफॉल एक्सपेक्ट करें हम इस विंटर्स के अंदर? देखिए कर सकते हैं, खासकर ऊंचे पहाड़ों पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्नोफॉल, इसलिए कि इस दफ़ा विंटर की बारिशें एक असेसमेंट की है, ये फोरकास्ट की है कि अच्छी होंगी। अच्छा।
जैसे मानसून गुजरा है हमारा, तो मानसून में उतनी बहुत ज़्यादा ओवरऑल पाकिस्तान की एवरेज अगर देखा जाए तो 4 से 5% यानी मामूल के मुताबिक हुई है तकरीबन। लेकिन जो साल जो है ना वो होता है अल नीनो ईयर होता है, यानी पैसिफिक ओशन के दर्जा जब मामूल से बड़े हुए होते हैं जिस ईयर में, तो उस ईयर में फिर हमारी ये जो ख़ज़ां की बारिशें हैं यानी अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक और फिर आगे दिसंबर से फरवरी तक और फिर मार्च तक कह लें, ये जो विंटर सीजन होता है ऑटम प्लस विंटर, इन दोनों की बारिशें अमूमन अच्छी होती हैं। खासकर हमारे जो वेस्टर्न हाफ ऑफ पाकिस्तान है, जो मगरिब से ज़ाहिर हवाएं आती हैं, मगरबी हवाएं, तो के नतीजे में बारिश होती है। तो उन सभी एरियाज में मतलब जैसे कहते हैं बेटर देन एवरेज इस तरह। चले, हमने सरदार साहब आपसे बहुत ज़्यादा गर्मियों की खबरें ली हैं, हमें बारिश की और थोड़ी सर्दियों की खबरें देने का भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सरफराज साहब हमें महकमा मौसमियात से आगाह कर रहे थे। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आपको खुशामदीद कहेंगे। सेगमेंट पर जाने से पहले आज किचन में से कुछ खुशबू आने के इम्कानात हैं और क्या बन रहा है उसी हवाले से अहमद हमाद क्या महफूज जुमला बोला है, खुशबू आने के इम्कानात है। चले जी, अहमद हमारे साथ मौजूद है। अहमद वेलकम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप सुनाएं कैसे? बिल्कुल ठीक है। अहमद क्या बन रहा है आज? आज केक का हलवा बन रहा है, गाजर का हलवा खाया होगा। केक का हलवा, यानी कि आपने कहा कि मौसम की मुनासबत से जो है ना वो किल कर देना। बिल्कुल। ओके ओके, सो व्हाट इट इज, क्या कैसे बनेगा ये? हम आज बनाएंगे इटालियन कस्टर्ड बनाएंगे एक, तो ठीक है, जो होममेड होगा। उसके साथ केक का हलवा बनाएंगे जिसमें ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स नहीं है। केक हमें चाहिए होगा, अगर आपके पास, अगर आप घर में बेकरी है और आप केक वेक बनाते हैं तो जो लोग बनाते हैं उनको पता है उसकी श्रेडिंग जो है साइड से वो बच जाती है। बिल्कुल। उसके लिए भी आप वेस्टेज कंट्रोल कर सकते हैं और साथ साथ हमारा केक का हलवा भी बन जाता है। क्या बात है। अच्छा, वैसे इस रेसिपी के ऊपर अभी मौफिर बात कर रहे थे, अहमद हमाद को अपना पहला गोल्ड मेडल मिला था, तो ये रेसिपी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, बहुत मज़ेदार भी होने वाली है। तो अहमद, हम इसके इंतजार में, आप अपना काम कीजिए और साथ साथ हम आपसे अपडेट और इसकी हम कॉस्ट इकोनॉमी भी डिस्कस करेंगे। अगर आप परेशान हो गए कि इतनी महंगी चीज़ हम कैसे बनाएं, तो नहीं, हम इसका ख्याल रखेंगे, आपको बताएंगे आप कैसे बना सकते हैं। मीनवाइल आपको थोड़ा सा घुमा के लाते हैं सफ़र शर्त में। मौसम कोई भी हो, कोहिस्तान नमक सयाहत के लिए हर वक्त दिलकश कैसे है, आज के सफ़र शर्त में बात हो रही है। घूम के आते हैं, वापस आके केक का हलवा भी खाएंगे। लेट्स वॉच। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वकार अहमद और आप देख रहे हैं सफ़र शर्त स्पेशल। और आज हम बात करेंगे विंटर टूरिज़म पे। ये जो हमारा इलाका है, स्पेशली जो सॉल्ट रेंज है, पिछले कुछ 1-2 सालों में वहाँ बहुत सारी डेवलपमेंट हुई है जो कि टूरिज़म डिपार्टमेंट ने की है पंजाब, और उसमें एक नाम है मौज़म साहब, मौज़म नज़ीर। थैंक यू वेरी मच मौज़म भाई, आप तशरीफ़ लाए। लास्ट टाइम हमने गए थे, हमने कटास्टा मुख्तलिफ़ जगहों पे आपके साथ गए, स्पेशली जो सून वैली है और जो मुख्तलिफ़ लेक्स हैं उसमें जो आपका काम था। फिर हमें बाद में सुनने को मिला, हम जब वापस आ गए, कि ये जो डैम है द्राबी डैम, इसमें आपने फिर एक कमाल जंगल में मंगल बना दिया। द्राबी डैम में आपने क्या क्या किया है, क्या क्या डेवलपमेंट्स हैं और किस तरह फैमिलीज़ जो हैं वो वहाँ पे लुत्फ़अंदोज़ हो सकती हैं? जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द एक्सप्रेस। सॉल्ट रेंज, जैसे आप कह रहे हैं ना कि ख़जाना है हिस्टोरिकल टूरिज़म का, रिक्रिएशनल टूरिज़म का, एडवेंचर टूरिज़म का, साइट सीइंग का, वाइल्ड लाइफ का, फॉरेस्ट्री का, तो मिनरल्स का। यूसी ख्योड़ा वहाँ पे है, कॉयल वहाँ से निकलता है, इवन यूरेनियम और पता नहीं क्या क्या धातें जो वहाँ से निकलती हैं। तो ये एक बहुत बड़ा ख़जाना है जो अनटैप्ड है। तो ये जो ख़जाना है सॉल्ट रेंज, इसकी अफादियत इतनी ज़्यादा है टूरिज़म इंडस्ट्री के लिए, बल्कि हमारे मुल्क की इकॉनमी के लिए। तो इस तस्वुर को पेश नज़र रखते हुए महकमा सियाहत ने प्लान किया कि अब ये जो सेंट्रल रीजन है सॉल्ट रेंज, इसमें सियाहत को न सिर्फ डेवलप किया जाए बल्कि प्रमोट किया जाए। तो रिसेंटली हमने बहुत सारे वहाँ पे जो यूनिट्स हैं, जो प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी रीवैम्प, उनकी डेवलपमेंट और उनकी प्रमोशन शुरू की है, जिसमें से एक जिक्र आपने किया द्राबी डैम। अब आपको पता है कि लोग जाते हैं केपी में और वहाँ पे खानपुर डैम और इस तरह की जगहों पे जाके वो एडवेंचर स्पोर्ट्स और ये वाटर स्पोर्ट्स करते हैं। हमारा ये ख्याल है कि लोग इतनी दूर जाने की बजाय हम उनको डाइवर्ट कर सकते हैं नियर बाय जगह पे, यू नो कि तकरीबन बलकासर इंटरचेंज से कितने किलोमीटर होगा?
सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव है बलकसर से। आप मोटरवे से निकले बिल्कुल साथ ही 10 मिनट के बाद आपको दराबी डैम आ जाता है। आज भी मैं एक जगह पे बैठा हुआ था तो वो कह रहे थे कि जी दराबी इज आवर लवली प्लेस, तो उसकी साइट सीइंग है, वाटर फीचर है। अब वहाँ पे कमी क्या थी कि एक अच्छी अकोमोडेशन, बड़ी अकोमोडेशन जहाँ पे स्कूल्स जा सके, जहाँ पे कॉर्पोरेट जा सके, जहाँ पे फैमिलीज ग्रुप्स जा सके, वो हम डेवलप कर रहे हैं वहाँ पे दराबी डैम में। सिमिलरली इसके साथ साथ हम वहाँ पे लेके आ रहे हैं वाटर स्पोर्ट्स, तो हम पैराग्लाइडिंग वहाँ पे कराएंगे, पैरासेलिंग कराएंगे, जेट स्कीज करवाएंगे, बनाना बोट्स और बहुत सारी वेक ट्यूब्स और इस तरह की चीज़ें लेके आ रहे हैं, जो कि बहुत इंटरेस्ट का बायस। और इसके साथ साथ मैं आपको बता रहा था कि जैसे सॉल्ट रेंज में बहुत सारी झीलें हैं, वाटरफॉल्स हैं, ट्रेल्स हैं, तो लोगों के लिए बहुत कुछ है वहाँ देखने के लिए। और अब एक ख़ास चीज़ आखिरी जो मैं आपको अर्ज़ कर दूँ वो ये है कि ऑलिव ने वहाँ पे एक रेवोल्यूशन लेके आया ये पूरे सॉल्ट रेंज में। उसके लिए वो बड़ी कंपेटेबिलिटी है ऑलिव की उस ज़मीन के साथ। तो हम लोग फार्मर्स को इकट्ठा करके अभी हमने एक फेस्टिवल करवाया वहाँ पे, ऑलिव फेस्टिवल। वहाँ पे एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस करवाई है, ऑलिव फेस्टिवल, ऑलिव कॉन्फ्रेंस, जिसके ज़रिए हम फार्मर्स को ये बता रहे हैं कि जहाँ लोग झील देखने आते हैं, जहाँ लोग कोई मलोट किला देखने आते हैं, कटास राज देखने आते हैं, उसी वक्त आप उनको अपना फार्म भी दिखा सकते हैं, जहाँ पे वो ऑर्गेनिक फूड हासिल कर सकते हैं, जहाँ पे आप एक हाइकिंग ट्रैक बना के उनको एक फील दे सकते हैं, और उसी तरह ही आप उनको वहाँ पे अपना कल्चर दिखा सकते हैं। बहुत सारी जहतें हैं। और मेरे सवाल से एक आखिरी सवाल आपसे ये है कि सॉल्ट रेंज आपने शुरू किया कि इस पर बहुत पोटेंशियल है, बहुत सारी चीज़ें हैं, अगेन बहुत सारी जहतें हैं देखने की। जब आप आर्कियोलॉजी के वाले से देखते हैं, हिस्ट्री के वाले से देखते हैं, मुख्तलिफ लैंड मार्क्स के वाले से देखते हैं, इंसान सबसे पहले कदीम तरीन हमें जो सुराग मिलता है वो इसी सॉल्ट रेंज पे लोगों का, फिर रूहानियत के हवाले से, स्पिरिचुअलिज्म, इल्म की तलाश में हर चीज़ है वहाँ पे। मसला ये है कि जो हमारे यहाँ जनरली अभी तक टूरिज्म है वो टेम्परेचर का डिफरेंस की तरफ ज़्यादा फोकस है, बर्फ़ें नज़र आ जाए, बहुत शदीद गर्मी हो, अचानक कोई ठंड शंड हो जाए, पानी शानियों का एक्सपीरियंस। जहाँ तक सॉल्ट रेंज है, चाहे वो आर्कियोलॉजी या हिस्ट्री या किसी भी हवाले से बहुत ज़्यादा भी ज़रखेज़ हो, लेकिन उसके अंदर जो मीनिंग तराशने हैं, शायद उसमें निसाब की कमज़ोरी है। अगर हम निसाब इस तरह का कर दें ताकि वो सॉल्ट रेंज के पत्थर जो हैं वो टूरिस्ट के लिए बोलना शुरू हो जाए ना। क्या बात, प्रॉब्लम ये है कि वो बोलते नहीं हैं। और तो बोलेंगे सर, अच्छा कोशिश जारी है। नहीं, आप भी इस एंगल से भी देखते हैं, मतलब आगाही ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। देखिए कुछ अभी हमारा जो एक तो खित्ता है पूरा, ये वैसे ही कुछ पीछे है वेस्ट से, और इस तरह हम प्रोजेक्ट नहीं कर सके। मैं ये बात को तस्लीम करता हूँ। और ये जो बात करें कि लोगों ने कैसे जाना, तो डिमांड क्रिएट की जाती है, लोगों को पहले बताया, पहले प्रोडक्ट बनाई जाती है, फिर लोगों को उस पिच किया जाता है और उनको अट्रैक्ट किया जाता है। छोटी सी मज़हबी मिसाल दे दूँ, थाकोट, जब हम थाकोट की तरफ उतरते थे ना, तो थाकोट से 7 किलोमीटर पहले एक बोर्ड लगा होता था, अब ख़त्म हो गया। वो एक बोर्ड लगा होता था जिसके ऊपर पता नहीं अब किस महकमे ने वो बोर्ड लगाया था कि यहाँ पे सिकंदर आज़म सामने जो पहाड़ है उसमें फ़लाँ वाली चोटी से नमूदार हुआ था वगैरह वगैरह। तो वहाँ पे हमने देखा कि 2000 ऑनवर्ड के 10 साल की बात कर रहा हूँ कि वहाँ पे अमूमी तौर पे कोस्टर्स लाजमी रुकती थी और टूर ऑपरेटर्स नीचे लोगों को लेके और उनको बताया करते थे। जब से बोर्ड वहाँ से ख़त्म हुआ है किसी को पता ही नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि आपका जो TDCP है इस हवाले से आगाही कि किसी जगह पे इंफॉर्मेशन बोर्ड ज़्यादा से ज़्यादा, ऐसा कोई है आपके जहन में? जी बिल्कुल, इसमें वर्ल्ड बैंक का एक ज़ेली इदारा है PTAG, पाकिस्तान टूरिज्म इकोनॉमिक ग्रोथ। उसने बड़ा अच्छा काम किया है कुछ सालों से। आप सोन वैली जब गए थे, उसके गेट एंट्रीज बनी हुई हैं, वेलकम टू द गेटवे ऑफ सोन वैली। इसी तरह हर कुछ किलोमीटर के बाद आपको बोर्ड्स नज़र आएंगे। अभी आप इवन ये हमारी लाहौर कैनाल है, यहाँ पे आप ठोकर की तरफ से जब यानी टूरिस्ट जब उधर से आ रहा होता है तो उसको बताया जा रहा होता है बोर्ड्स के जरिए। तो बोर्ड्स लगना शुरू हो गए, बल्कि काफ़ी हद तक कंप्लीट हो गए। बल्कि ये जो सॉल्ट रेंज पे मैं बताऊँ अपने आपके प्रोग्राम के जरिए से नाजरीन को कि अभी सॉल्ट रेंज में जो रोड स्ट्रक्चर है ना वो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। यानी ख्योड़ा की सड़क बन रही है और वो जल्द फिनिश हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। इसी तरह ही जो कटास रात है, ढोक टालियाँ है, ये वाली रोड भी बन रही है। इसी तरह कलर कहार से जो सोन वैली की रोड है वो भी बन रही है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के ठीक होने से, बोर्ड्स के लगने से हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अगला साल जो है वो सॉल्ट रेंज का साल है सर इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। सॉल्ट रेंज के अगर हवाले से हम बात करें और स्पेशली वादी सून के हवाले से बात करें, वहाँ के मुहाजिर परिंदों के हवाले से बात करें, मुअज़्ज़म साहब ने
काफ़ी वहाँ पे काम किया है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आगाही फैलाने की ज़्यादा से ज़्यादा ज़रूरत है कि वो परिंदे जो हैं वो हमारे मेहमान हैं। या इस हवाले से कि अगर अहमद नदीम कासमी साहब का गांव है तो वहाँ पे कोई एक आध बोर्ड होना चाहिए ना कि यहाँ पे बरसगीर के ये नामवर अदीब जिन्होंने तरक्की पसंद तहरीक की बुनियाद रखी वो इस गाँव में पैदा हुए। मैं आपको हैरानकुन तौर पे बताऊं कि आज की जो नई नस्ल है उसी गांव की, उसके लिए भी शायद ये बड़ी आरामी वाली बात होगी कि अच्छा यहाँ पे कोई अहमद नदीम कासमी साहब का घर है या अहमद नदीम कासमी यहाँ पैदा हुए। चे जाएगा कि टूरिस्ट को पता हो ये अब्दुल कादिर हसन का गांव कौन सा है। जब हम ज़्यादा से ज़्यादा ऐसे बोर्ड्स नस्ब करेंगे जिन पर इंफॉर्मेशन होगी, तालीम होगी और सड़कों के नाम हम तारीख की शख्सियात के हवाले से और वाक़यात के हवाले से रखेंगे तो हमारी नौजवान नस्ल अपनी तारीख से वाकफियत हासिल करेगी और सियाहत का जो शोबा है वो भी तरक्की पाएगा। देखते रहिए एक्सप्रेसो सफ़र शर्त स्पेशल। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए अब जरा डिटेल में बात कर लेते हैं। पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान इस वक्त जो कशीदगी जारी है उसका चौथा रोज़ शुरू हो गया है। इजराइल निहत्ते फ़लस्तीनियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहा है। जैसी खबरें आ रही हैं नाजरीन कलेजा मुंह को आता है सुनकर। इतना जुल्म की जिसकी मिसाल न दी जा सकेगी। मुझे लगे कि जैसे करबला की याद ताज़ा हो रही है, ऐसे जुल्म किया जा रहा है। और हम जब आपके सामने रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे पास भी आधी अधूरी खबरें हैं, मुकम्मल पिक्चर, मुकम्मल सूरत हाल नहीं है और न पहुँचने दी जा रही है। 7 अक्टूबर से आपको मालूम है ये जंग शुरू हुई थी या ये फेज़ शुरू हुआ था इसका। फ़लस्तीनी मुजाहिदों ने इसराइली आर्मी के मजालिम का जवाब देने के लिए समंदरी, ज़मीनी और फ़िज़ाई रास्तों से इसराइल पर हमला किया था। इसराइल के अंदर घुसकर हज़ारों रॉकेट बरसाए थे। एक यकीनी तौर पर क़यामत बर्पा कर दी थी, एक सरप्राइज़ दे दिया था। जो मगरबी मीडिया है वो हमास की इस कार्रवाई पर हैरान है कि ये कैसे फ़लस्तीनी मुजाहिदों ने, जब आयरन डोम जैसे ज़बरदस्त डिफेंस सिस्टम्स मौजूद हैं, बेहतरीन आर्मी मौजूद है, मोसाद जैसी एजेंसीज़, इंटेलिजेंस एजेंसीज़ मौजूद हैं, तो ये कैसे हो गया। लेकिन हमास ने अपने हक़ का अलम बुलंद किया, इसराइली आर्मी के कमांडोज को अपनी हिरासत में लिया और अब तक कितना नंबर है जो हिरासत में लिए गए लोग हैं अभी क्लियर नहीं है, लेकिन कामयाब कार्रवाइयाँ रही। और उसके बाद फिर इसराइल ने निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इस वक्त जो जुल्म का बाजार गर्म किया, इसकी कोई मिसाल नहीं मिल रही। और ये जुल्म की दास्तानें हैं जो मुझे लगता है जब ये बादल छटेंगे, जब ये धुआं छटेगा तो पता लगेगा कि कितनी बुरी सूरत हाल यहाँ पे है। बिल्कुल मुसलसल बमबारी हो रही है जी और पनाह गुज़ीन स्कूलों में पनाह लिए हुए हैं बहुत सारे लोग। इसराइली जो वज़ीर दिफा हैं उन्होंने कहा है कि गज़ा की पट्टी का मुकम्मल मुहासरा किया जा रहा है, वहाँ के पनाह गुज़ीनों का पानी जो है वो काटा जाएगा, बिजली मुनक़ता होगी, अद्वियात नहीं दी जाएंगी। जबकि अमेरिका ने इसराइल का साथ देने और अमरीकी जंगी बेड़ा रवाना करने का भी ऐलान कर दिया है। जबकि वाइट हाउस के सामने अमरीकी शहरियों ने फ़लस्तीन के हक़ में एहतजाज किया है और अमेरिका की जो इसराइल को सपोर्ट करने के ख़िलाफ़ भी नारेबाजी की है। यूरोपीय यूनियन के हवाले से भी बात की जाए तो उसमें भी हालात की नज़ाकत को समझते हुए और फ़रीक़ैन में अमन कायम कराने के लिए टर्की और सऊदी अरब से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की गई है। जबकि ममालिक कितना मुआवन किरदार अदा कर पाएंगे और इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या जो कह लें एक हम उसमें सारी एक रोल देखते हैं, इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन हमारे तज्ज़ियाकार कामरान यूसुफ मौजूद हैं। थैंक यू वेरी मच कामरान, बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। अनफॉर्चुनेटली ये जो हम अभी वाक़यात देख रहे हैं इंटरनेशनल मीडिया के ऊपर जितना रिपोर्ट हो रहा है, दो कि आपको भी पता है कि वो उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो पा रहा है। आप जिस तरह ये मामला शुरू हुआ और अब जो सूरत हाल हमें नज़र आ रही है, ऑब्वियसली ये कोई इतनी हौसला अफजा नहीं बल्कि बहुत ज़्यादा अफसोसनाक है। क्या कहेंगे इस सूरत हाल पे आप? आई थिंक इस सारे इशू को समझने के लिए सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि ये जो गज़ा की पट्टी आप कह रहे हैं ये कितना बड़ा इलाका है। मैं ज़रा आपको बड़ा सादे अल्फाज में समझाता हूँ, फिर आपको इसकी ग्रेविटी का अंदाज़ा होगा कि ये टोटल जो गज़ा की पट्टी है ये 365 स्क्वायर किलोमीटर है। इसका क्या मतलब है? 365 स्क्वायर किलोमीटर। आप आई एम श्योर के इमरान तो इस्लामाबाद में रहे भी हैं, अरमला आप भी इस्लामाबाद आती रहती होंगी। इस्लामाबाद के बारे में कहा जाता है कि इस्लामाबाद इतना छोटा सा शहर है, आप शुरू करते हैं और ख़त्म हो जाता है। इस्लामाबाद आपको पता है कि 906 स्क्वायर किलोमीटर का रकबा है इस्लामाबाद का, जिसे हम एक छोटा शहर समझते हैं। तो इमेजिन करें कि जो गज़ा की पट्टी है दैट इज जस्ट 1/3 और उस 1/3 में 365 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया में 23 लाख लोग रहते हैं। 50% उसमें बच्चे हैं, 50% जो लोग हैं वो खते गुर्बत की लकीर से नीचे जिंदगी गुजार रहे हैं। और गुज़िश्ता 17 साल में ये तमाम जो गज़ा की पट्टी है, एक ये डेंसली पॉपुलेटेड जो एरिया है, इस पे एक कंप्लीट ब्लॉकेड है इसराइल ने लगा रखी है। यानी कि वहां पर कोई भी जो एसेंशियल चीजें हैं, वो बिजली की तरसील हो, वो पानी की फराहमी हो,
वो लोगों का आना जाना हो, उसको स्ट्रिक्टली कंट्रोल करता है इजराइल। अब उन्होंने कंप्लीट उसकी नाकाबंदी कर दी। तो इमेजिन करें कि इस छोटे से इलाके में इतनी जो डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, मसलन इस्लामाबाद के 1/3 एरिया में आप 23 लाख लोगों को इकट्ठा कर लें, चारों तरफ से आप उसकी नाकाबंदी करें और फिर उनके ऊपर आप बमबारी करें, तो इमेजिन करें कि आप कैसे वहां से बच सकते हैं। तो ये जो हकायक हैं, इनके ऊपर खास करके जो मगरबी मीडिया है जिनका एक बायस है, उनके ख्याल में जो इसराइल और फलस्तीन का तनाज़ा है, इसका तो आगाज 7 अक्टूबर को हुआ है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज से 75 ईयर्स पहले, ये भी लोग भूल जाते हैं कि इसी माह उनकी जो 75th जो आप कह सकते हैं कि एनिवर्सरी, जो नकबा डे कहते हैं फलस्तीन में उसे, कि जब जबरदस्ती इसराइलियों को ला करके वहां पर बसाया गया था। 7.5 लाख लोग उस वक्त 1947 में जब उनको बेदखल किया गया था अपने घरों से, 400 वहां पे उनके गांव थे फलस्तीनियों के, उनको वहां से उसको मस्मार कर दिया गया था। और वहां से ये जो रूट कॉज है कि जो फलस्तीनियों के लैंड के ऊपर जब कब्जा किया इजराइल ने विद द हेल्प ऑफ वेस्टर्न पावर्स, उस वक्त 1917 में आपको पता है कि बेलफोर डिक्लेरेशन में ये बरतानिया ने, उस वक्त बरतानिया सुपर पावर था, ये वादा किया था इसराइलियों से कि हम आपको एक अलहदा मुल्क बना के देंगे। तो ये वो रूट कॉज है जिसके ऊपर जो आज वेस्टर्न मीडिया है वो बात नहीं करता। और इंटरेस्टिंगली मैं आज अभी देख रहा था, ट्विटर के ऊपर चल भी रहा है कि जॉन कर्बी जो यूएस जो व्हाइट हाउस के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल है, उनके तर्जुमान है, पाकिस्तान भी में रहे हैं तर्जुमान, में उनसे इंटरेक्शन भी रहा है। तो उनसे जब सवाल हुआ इसराइल में जो कुछ हो रहा है, तो वो अपने आंसू नहीं रोक पाया और इतने वो जज्बाती हो गए कि जी जो इसराइल में जो कुछ हो रहा है, जो इमेजेस हैं, जैसे लोग मर रहे हैं वहां पे, तो मैंने कहा कि कितनी ये मुनाफकत है कि उनको इसराइल का जो लोग मरते हैं, उनका जो खून है वो तो बड़ा मुकद्दस है, लेकिन कई सालों से, डेकेड से फलस्तीन में बच्चे वहां पे मर रहे हैं, भूख से मर रहे हैं, अदरवाइज हर रोज वो बमबारी करते हैं, उस पर उनके जो अमरीकी हैं हमारे, उनके जो आंसू हैं वो नहीं। कल जो एम्बेसडर हैं यूनाइटेड किंगडम के अंदर, उनसे भी जब एक इंटरनेशनल टेलीविजन चैनल पे ये सवाल हुआ, आई बिलीव इट वाज बीबीसी, तो उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने भी यही कहा कि क्या कभी आपने इसराइल को बुला के इसराइल को भी कहा कि वो कंडेम करें जो आप हमें कह रहे हैं। और दूसरी बात, अच्छा एक इसमें बड़ा अहम नुक्ता कामरान है, हमास की तरफ से जो एक्शन लिया गया, आप इसको किस हद तक लाजमी समझते थे? ये जंग जिस मोड़ पे आप पहुंची है, अगरचे कि जितना जुल्म हुआ है शायद ये उसके मुकाबले में तो कुछ भी नहीं है, 1000 इसराइलियों का मर जाना इस तरीके से, क्योंकि आपने उतना इनको इतना दबा के रखा हुआ था, इतना जुल्म किया इनके ऊपर कि कहीं ना कहीं वो लावा फटना था। लेकिन इस पॉइंट ऑफ टाइम के ऊपर हमास की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं, और क्या इस जंग को लेकर हमास की ये कार्रवाई जो इसराइल का जिहाद है या इसराइल की जो तहरीक है उसको तकवीयत देगी या ये ज्यादा नुकसानदेह साबित हो जाएगी? इस एक्ट को आप कैसे देखते हैं हमास के? देखिए ये डबल एज सोर्ड है। अगर आप बात करेंगे गुरिल्ला वॉरफेयर में, ज़ाहिर है कि हमास जो एक तंजीम है वो बाकायदा कोई रेगुलर आर्मी तो नहीं है, और जो इसराइल बाकायदा एक न्यूक्लियर ताकत है, उसको हर साल जो अमेरिका है सिर्फ दिफाई साजो सामान के लिए, उनका दिफा मजबूत करने के लिए $4 अरब की असिस्टेंस देता है, तो उनके साथ तो उनका मुकाबला नहीं। तो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर आम तौर पर जो बेस्ट केस सिनेरियो यही होता है कि वो अपना जो मुखालिफ है, ये जो एनिमी है, उस पर इस तरह का उस पर हमला करें या इस तरह की कार्रवाई करें कि वो मजबूर हों फिर के वो उनके मुतालबात माने या निगोशिएशंस की तरफ आए। तो ये एक बेस्ट टैक्टिक यही होती है जो गुरिल्ला वॉरफेयर के अंदर जो हमास ने किया। अब इसके अंदर जो सबसे जो अहम जो पहलू है जिसके ऊपर बात भी बहुत ज्यादा हो रही है कि एक इसराइल एक ऐसा मुल्क, उनकी जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है, जो इंटेलिजेंस जो उनके पास सिस्टम है, जो इक्विपमेंट है, वो पूरी दुनिया में मार्केट करते हैं, सेल करते हैं कि जी जिस तरह की सर्वेलेंस करते हैं, और कहते हैं कि गजा की पट्टी का कोई भी ऐसा इलाका नहीं है जो पहले ये तासुर था कि जहां पर वो रियल टाइम में वहां पे लोगों की बातचीत ना सुन रहे हों, जो लाइव इमेजेस हैं हर वक्त वो ड्रोन वहां पर उनके परवाज करते रहते हैं। ये फिर कैसे हुआ कि एक तरफ हजारों की तादाद में जो रॉकेट फायर किए हमास ने, जो आयरन डोम उनका सिस्टम है, दिफाई शील्ड है, वो नाकाम हुई, फिर बॉर्डर को उन्होंने ब्रीच किया, वहां पर इतनी बड़ी तादाद में हमास के जो फाइटर्स हैं वो अंदर घुस गए। तो इसके बारे में कुछ लोग सस्पेशन भी करते हैं कि क्या ये इसराइल ने, या तो इसराइल जो अपना एक उन्होंने हवा बनाया हुआ है कि उनके पास बड़ा जबरदस्त एक निज़ाम है इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस का, वो या तो एक फेक था या उन्होंने डिलिबरेट किया है, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू को भी इस वक्त आपको पता है इंटरनल काफी मुश्किलात का सामना है, कि उन्होंने ये हमला होने दिया है ताकि वो जवाज ये क्रिएट कर सकें
कि कंप्लीटली एक जेनोसाइड कमिट करें गजा के अंदर। अब जो ग्राउंड ऑपरेशन की भी बात हो रही है, लेकिन ये बात भी अपनी जगह पे मौजूद है कि अगर ग्राउंड ऑपरेशन करते हैं या इस तरह की कार्रवाई करते हैं, 2014 में भी उन्होंने किया, हमास उससे पहले से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के उभरी, क्योंकि जब आप इस तरह की कार्रवाई करेंगे जिस तरह के कल रात भी उन्होंने इन रीसेंट ईयर सबसे ज्यादा बमबारी की है गजा में, तो उससे मजीद मेरे ख्याल में हमास मजबूत होगी। लोग अगर उनकी आइडियोलॉजी से कुछ लोग इख्तलाफ करते हैं तो मजीद लोग उनमें शामिल होंगे कि इनकी जो लड़ाई है, ये जो जद्दोजहद कर रहे हैं, ये राइट पे हैं, क्योंकि इसराइल के साथ ऐसे ही निपटा जा सकता है। तो बहुत आई थिंक एक डेलिकेट सिचुएशन है। तो कामरान, एनी टाइम सून आपको ये खत्म होता नजर आता है? जैसे दुनिया मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार कर रही है। कल हमने देखा जो इंग्लैंड, जो यूके पार्लियामेंट है, उसने भी इजहार यकजहती किया, अमेरिका ने भी किया, दूसरे कुछ वेस्टर्न कंट्रीज भी आए हैं इसराइल के लिए। लेकिन एट द सेम टाइम जहाँ पे इसराइल के हक में मुजाहरे हुए, वहीं पे पैलेस्टाइन के हक में भी मुजाहरे हो रहे हैं दुनिया भर में, और कल सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर भी सुबकी हुई। तो आप इसको जल्दी खत्म होता देखते हैं इस कॉन्फ्लिक्ट के? क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट तो ह्यूमन लाइव्स हैं इस वक्त, और खासतौर पर औरतों और बच्चों और मासूम शहरियों की जिंदगियाँ हैं। तो आपको खत्म होता नजर आता है ये, या नहीं ये लंबा चलता नजर आता है आपको? देखिए, इमीडिएटली तो मुझे नहीं लग रहा कि ये खत्म हो रहा है, क्योंकि इसराइल जो है इसको जवाब बना के वो कोशिश करेगा कि जितना नुकसान पहुंचा सके जो निहत्ते फलस्तीनी हैं, और जिस तरह बात हो रही है कि शायद अगले 48 घंटे में वो ग्राउंड ऑपरेशन भी शुरू कर सकते हैं। और अगर बाकायदा तौर पर अगर आपने ग्राउंड ऑपरेशन शुरू कर लिया तो फिर वहां से रिट्रीट जो है वो इतनी आसानी से नहीं होती। सिर्फ एक उसके अंदर एक सिल्वर लाइनिंग जरूर मौजूद है, क्योंकि आपको पता है कि हमास ने जहां इतना बड़ा ये ऑपरेशन किया, सरप्राइज दिया इसराइल को, वहां पे उन्होंने एक बहुत बड़ी तादाद में उसमें उनके कोई सीनियर फौजी कमांडर भी हैं जिनको हॉस्टेज बनाया है। तो वो एक ऐसा नुक्ता हो सकता है जिसकी वजह से इसराइल एक हद से ज्यादा आगे ना जाए, क्योंकि आज हमास की तरफ से एक बयान सामने आया कि अगर जो इसराइल है ये बमबारी और एयर स्ट्राइक्स खत्म नहीं करता तो फिर ऐन मुमकिन है कि हमारे पास जो कैप्टिव्स हैं उनको 1 by 1 हम उनको मारना शुरू कर दें। तो ये एक स्ट्रॉन्ग बार्गेनिंग चिप जो है हमास के पास मौजूद है, that could lead to some kind of a ceasefire, but immediately I think सिचुएशन जो है वो बहुत अनफॉर्चुनेट है। थैंक यू वेरी मच कामरान यूसुफ कि आपने हमें ज्वाइन किया। मौजूदा जो सूरत हाल है बड़ी अफसोसनाक है, और जिस तरह से अभी कामरान से एट के कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमास के पास हैं, इसकी बेस के ऊपर अगर ये ग्राउंड ऑपरेशन भी स्टार्ट किया जाता है इसराइल की तरफ से तो ये कंट्रोल हो सकता है अगर उन पॉइंट्स के ऊपर बात होती है। अल्लाह करे जी फ़लस्तीनियों की मुश्किलात आसान हों और ये मामला किसी बेहतर सूरत की तरफ जाता हुआ नज़र आए। इसी नोट पर हम ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से बात करते हैं। आज दुनिया भर में वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद भी यही है कि जहनी और जो दिमागी अमराज है उनकी रोकथाम की जाए। इस साल दिमागी सेहत के लिए आलमी दिन का जो थीम है वो है मेंटल हेल्थ इज़ अ यूनिवर्सल ह्यूमन राइट। और आलमी सतह पर अगर बात की जाए हर 8 में से 1 शख्स जो है जहनी सेहत के हालात के साथ ज़िंदगी गुजार रहा है। दिमागी सेहत तमाम लोगों के लिए जो कह ले बुनियादी इंसानी हक है, और आपकी अच्छी मेंटल हेल्थ हमारी जो मजमूई या ओवरऑल हेल्थ है, फिजिकल हेल्थ है, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। हम में से हर कोई ना कोई किसी न किसी स्ट्रेस, किसी एंजाइटी, किसी डिप्रेशन का शिकार होता है। कोई इसको एक्सप्रेस कर देता है, कोई एक्सप्रेस नहीं करता। हमारी जो नेगेटिव थॉट्स हैं वो हमारी जो मेंटल हेल्थ है उसको डेफिनेटली काफ़ी हद तक डिस्टर्ब भी करती हैं, और इसका जो लॉन्गर इम्पैक्ट होता है वो आपकी मेंटल हेल्थ के ऊपर अच्छा नहीं होता। आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयरनेस होना कितना ज़रूरी है, वक्त के साथ साथ क्या लोगों में इस हवाले से अवेयरनेस आई है, इसी पर हम बात करेंगे। वजीहा जफ़र हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात है, उनको हम खुश आमदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच वजीहा फॉर ज्वाइनिंग अस इन एक्सप्रेसो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के हवाले से अगर हम बात का आगाज़ करें, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इस तरह के दिनों को मनाना, उसको सेलिब्रेट करना, ताकि लोगों के अंदर इसके हवाले से अवेयरनेस आए। आपको क्या लगता है विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों के अंदर जो मेंटल हेल्थ है उसको लेकर अवेयरनेस आ रही है?
जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, अगर हम वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की बात करें ना, तो इसका पर्पस ही यही है कि अवेयरनेस जो है दी जाए, स्टिग्मा को एंड किया जाए और उसके ऊपर ओपनली डिस्कशंस की जाएं। इसका मेन पर्पस ये रखा गया हमेशा से। गुजरते वक्त के साथ नो डाउट, क्योंकि मीडिया का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, बहुत हद तक इसके ऊपर अवेयरनेस आ रही है, लेकिन इसमें दो चीज़ें हैं जो मैं देख रही हूँ एज अ क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, कि एक तो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग पे और दूसरा ये कि दूसरे के हवाले से जो स्टिग्मा की हम बात कर रहे हैं, जजमेंटल होने की आप बात कर रहे हैं, दोनों चीज़ों को देखना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एट टाइम्स हम खुद को भी बहुत बुरी तरह पुअर हैंडलिंग में लेके जा रहे होते हैं अगर हम डिप्रेशन या एंजाइटी का शिकार हैं। नो डाउट अवेयरनेस आ रही है, लेकिन अवेयरनेस के बाद जो दूसरा एक स्टेप होता है वो हैंडलिंग का होता है कि किन प्रोफेशनल्स के पास आपको जाना चाहिए, अपनी स्टेट को किस तरह से देखना चाहिए और फिर दूसरे किस तरह से हमें हैंडल करें, तब ये नेक्स्ट स्टेप आता है। तो जहां तक आपने बात की अवेयरनेस की, तो नो डाउट अवेयरनेस जो है वो बहुत हद तक लोगों में आ रही है। ठीक है वजिया, सबसे पहले तो ये इदराक बड़ा ज़रूरी है। शायद अरमला भी यही पहले सवाल में पूछना चाह रही थी कि हम लोग इस मसले को मसला ही नहीं समझते। हमारे यहाँ कोई ऐसा शख्स, हमें यरकान के मरीज नज़र आएंगे, बुखार के मरीज नज़र आएंगे, कैंसर के मरीज नज़र आएंगे, कोई ये नहीं कहेगा कि यार मुझे आजकल एक जहनी मसला चल रहा है, मेरा जहन ठीक नहीं चल रहा, मुझे कोई दिमागी मसाइल चल रहे हैं, ये हाइपरटेंशन, ये डिप्रेशन, इसको मसला ही नहीं समझते। एक तो कोई ऐसी अलामात हैं जिनकी बुनियाद पर मुझे खुद को या मेरे आसपास के लोगों को ये समझना चाहिए कि मैं किसी ऐसी बीमारी का शिकार हूं जिसका ताल्लुक मेरे दिमाग से है, मेरी नफ्सियात से है। वो कौन कौन सी अलामात हैं, जरा ये तो बताइए हमें। अच्छा, जो अलामात होती हैं, जो सिम्टम्स होते हैं, वो डिपेंड करता है डिसऑर्डर के ऊपर, या जो सिम्टम्स जो हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे डिप्रेशन है, ठीक है, या किसी को डिप्रेशन है, तो क्राइंग स्पेल बहुत ज़्यादा होगा, मोटिवेशन नहीं होगी, कुछ भी करने को दिल नहीं करेगा, हर वक्त नेगेटिव बातें होंगी और सुसाइडल अटेम्प्ट्स भी उसमें आ सकती हैं अगर सेवेरिटी है। इसी तरह अगर एंजाइटी है, तो एंजाइटी में जो है क्लाइंट ही रिपोर्ट करते हैं कि फियर, बहुत ज़्यादा डर रहता है। डर इन अ सेंस के फॉर एग्जाम्पल अगर ट्रैवलिंग का है, मुझे कुछ हो ना जाए, सेहत से रिलेटेड डर होगा, सेफ्टी लिस्ट बना रहे होंगे कि कहीं पे जाना है तो खतरा हो सकता है, जाने से जो है घर में बैठना ज्यादा प्रेफर करेंगे। अच्छा, मैं एक सिंपल वे में अगर इसको डिफाइन करूं, सिम्टम को निकाल के भी, कि अगर आपको ये देखना हो कि किसी को मेंटल हेल्थ इशू है या आपको खुद को है, तो उसमें आप सिंपल ही एक फार्मूला रख लें कि अगर आपकी डेली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ इफेक्ट हो रही है आपके मेंटल सिम्टम्स की वजह से, तो ये साइन है बहुत बड़ा कि आपको प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। मतलब फॉर एग्जांपल जैसे आप डेली रोजमर्रा जॉब की बात करते हैं, सुबह उठ नहीं रहे हैं, उठने को दिल नहीं कर रहा, छुट्टियां कर रहे हैं, या बच्चे को देख रहे हैं कि आपका बच्चा जो है वो उसको फिजिकल सिम्टम्स इतने आ रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि कुछ रिपोर्ट नहीं हो रहा है, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आ रहा, लेकिन बच्चा रिपोर्ट कर रहा है मेरा सुबह उठने को दिल नहीं कर रहा है, बच्चे की मोटिवेशन डाउन है, बॉडी क्रैम्प्स आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे सिम्टम्स जो आप देख रहे हैं कि 1 महीने 2 महीने से ज्यादा हो रहे हैं। टाइम ड्यूरेशन बहुत मैटर करती है। जब टाइम ड्यूरेशन आपकी डेली लाइफ में इफेक्ट करिए, आप देखते हैं कि ड्यूरेशन ज्यादा बढ़ रही है, मुझे 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, मेरी मेंटल हेल्थ जो है, मेरा दिल नहीं कर रहा जाने को, दोस्तों में बैठने को दिल नहीं कर रहा, कोई अच्छी चीज मुझे मुतासिर नहीं करी, मैं खुश नहीं हो पा रहा, ये सारे सिम्टम्स जो हैं, ये अगर मैं इन जनरल ये ना उठने और सुस्ती वाली बीमारी तो ये हर एक होती है। अच्छा, जो भी सिम्टम्स यानी आपके प्रोलॉन्ग हो रहे हैं, उसमें आपको एक प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अच्छा वजह, अब एक्सेप्टेंस, ये तो आप बात करिए ना कि ये सिम्टम्स आ रहे हैं, अब ये सिम्टम्स अगर मुझे भी आ रहे होते हैं, हम बहुत सारे पढ़े लिखे लोगों में ये देखते हैं कि उनको वो उसको एक्सेप्ट नहीं करते, वो समझते हैं कि ये अच्छा 1-2 दिन में ठीक हो जाए, प्रोलॉन्ग होगा, हमें फलानी वजह से कुछ हो रहा है, हम उसको सीरियस नहीं ले पाते। और उसकी एक बड़ी वजह है कि लोग हमें पागल कहेंगे, लोग कहेंगे ये कोई जहनी मरीज है, इसको ये मसला है। तो ये जो खुद से सेल्फ एक्सेप्टेंस है, ये कितनी इंपॉर्टेंट है? देखिए, फ्रैंकली टेलिंग यू, सेल्फ एक्सेप्टेंस ही इंपॉर्टेंट है। जब आप खुद की मसले को मसला नहीं समझेंगे या अपनी मेंटल हेल्थ को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे, तो बाकी लोग एक हद तक ही आप पे एफर्ट कर सकते हैं। मैं हमेशा ये कहती हूँ, इवन के क्लाइंट भी जब मेरे पास आते हैं तो हम पहले एक्सेप्टेंस देखते हैं, उनकी अपनी विल पावर देखते हैं। मेरे वो क्लाइंट्स जिनकी अपनी विल पावर रही है, उन्होंने बहुत जल्दी इंप्रूव किया, लेकिन वो क्लाइंट्स जिनकी एक्सेप्टेंस नहीं होती या जो विल पावर जिनकी नहीं होती है, वो कभी भी इस चीज से नहीं उस तरह निकल पाते हैं। और उसमें सबसे खतरनाक चीजें होती है कि वो अपने लिए तो मसले क्रिएट करते हैं, अपने लिए तो मेंटल हेल्थ के इश्यूज लाते हैं, लेकिन उनके इर्द गिर्द भी लोग बहुत एक बड़ा अहम नुक्ता है, दो के वक्त मेरे पास ऑलमोस्ट 40 सेकंड्स है, आप इसको, खवातीन
ख़वातीन के ऊपर इतने सोशल प्रेशर्स होते हैं, ख़ास तौर पे हमारी सोसाइटी के अंदर, और उनके मसलों को मसला नहीं समझा जाता। रिश्तों के प्रेशर, अपनी पसंद की डिग्रियां करवाने के प्रेशर, बहुत सारे मसाइल होते हैं। बच्चा नहीं हो रहा, बेटियां हो रही हैं तो बेटे का बहुत सारे प्रेशर्स हैं। ख़वातीन कैसे हैंडल करें थ्रू दिस प्लेटफॉर्म? एनीथिंग दैट यू लाइक टू सजेस्ट इस मुख्तसर वक्त के अंदर? आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेस किया है, क्योंकि ओपिनियन जो है ना वो आपकी पूरी पर्सनालिटी को अफेक्ट करती है। तो मैं, क्योंकि टाइम कम है, तो उसमें एक एडवाइस ही दे सकती हूँ। उसमें एडवाइस ये है कि आप अपनी पर्सनालिटी अपने ऊपर फोकस रखें, क्योंकि अगर आप एक अच्छा इंसान होंगे तो आप एक अच्छी माँ भी होंगी, अच्छी बीवी भी होंगी और अच्छा शायरी भी होंगी। तो इंपॉर्टेंट ये है कि आपको पता होना चाहिए, आपको अपनी बाउंड्रीज रखनी चाहिए। जिन लोगों ने बाउंड्रीज मेंटेन की होती है ना, उनको फैमिली प्रेशर या सोसाइटी प्रेशर उतना अफेक्ट नहीं करता, क्योंकि उनको अपनी वर्थ का आइडिया होता है। ठीक है वजिया, थैंक यू वेरी मच। टाइम कम था, इंशाल्लाह किसी और नशिस्त में हम जरूर दोबारा स्पेसिफिकली इस पे बात करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट मौजू है। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे की हम बात कर रहे थे। बी पॉजिटिव, भरोसा रखिए अपने ऊपर और प्रोसेस पे भरोसा रखिए, तो शायद आपकी सोच बेहतर होती चली जाएगी। हमने एक ब्रेक लेनी है, क्विकली वापस आएंगे। केक का हलवा खिलाना है आपको हमने। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। मुझे लगता है प्रोड्यूसर साहब को खाना बड़ा खुश शक्ल लगे, उन्होंने हमें कट करने की बजाय खाना ही कट कर दिया। अहमद का जो डिज़र्ट है वो तैयार हो गया, केक का हलवा। अहमद, क्या रेसिपी है, जल्दी से बता। रेसिपी केक का हलवा, सिंपल रेसिपी, ठीक है। बटर के अंदर हमने जो है वो इलायची को जो है ज़रा सा सौते किया है ताकि उसका एक फ्रेगरेंस उठाए। उसके बाद जो है हमने उसके अंदर थोड़ा सा मिल्क ऐड किया ताकि जो हमारा केक का हलवा है उसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी बैलेंस हो जाए। उसके बाद हमने केक यूज़ किया है। फ्रूट केक के बगैर केक यूज़ करना है आपने, जो टी केक होता है, ठीक है, वो आपने यूज़ करना है। और उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है वो खोया शामिल किया, ठीक है, और नट्स आप कोई भी शामिल कर सकते हैं मर्जी के मुताबिक। सिंपल हलवा है, कोई एक्स्ट्रा कैलोरीज और वो नहीं है। कॉस्ट इकोनॉमी, कॉस्ट इकोनॉमी हलवा जात जैसे आपको पता है काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ते हैं, ठीक है, लेकिन ये जो है नॉर्मल है। ओके, इसकी प्रेजेंटेशन बड़ी इंस्पायर करी हमें। इसके पीछे क्या लॉजिक? मॉडर्न पाकिस्तानी कुजीन समझ लें आप इसको, ठीक है। हमने ये एक देसी कुजीन है, ओके, जिसके अंदर हमने केक को मॉडर्न कर दिया है जो डालने के बाद, और उसकी जो प्लेटिंग कर रहे हैं वो हम मॉडर्न तरीके से कर दें, ठीक है। तो ये मेरे पास जो था, ये एक बर्तन है जिसके अंदर मैंने जो है वो पिस्ताशो लगा लिए साइड पे। ये मेरे पास इटालियन कस्टर्ड है जो कि मैंने एग योक और क्रीम से बनाया, टेम्पर करके, ठीक है। होप वी कैन फिनिश इन 30 सेकेंड्स। और ये हमारा हलवा इसकी डिटेल आपको हमारे एक्सप्रेसो पेज पे भी नाजरीन मिल जाएगी। अगर आप हमारा एक्सप्रेसो सर्च करेंगे तो आपको डिटेल्ड रेसिपी वहाँ पे भी मिल जाएगी। एंड वी आर लेफ्ट विद 15 मोर सेकंड्स। आप खाने के बाद इसको जज नहीं कर सकते ये क्या चीज़ है। बस। और अहमद जी, आपने इसकी गार्निशिंग कर ली है? एग्जैक्टली, इसकी गार्निशिंग ये शॉर्ट्स की हो गई हैं। और अब इसके ऊपर भी आ जाएगा ये थोड़ा सा क्रीम चीज कस्टर्ड